बहुत सारे बच्चे मोटिवेशन के लिए बात करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा समय, खास करके जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का और एमपीपीएससी का, जब भी प्री का मेन का रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा बच्चे लुढ़क जाते हैं। तो उन लोगों को फिर से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो हर समय तो हम लोग मोटिवेशन नहीं कर सकते या बहुत सारी क्लासेस नहीं ले सकते। एक तो आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं, और दूसरा हमारा मोटिवेशन जहाँ से आता था हम सोर्स बता देते हैं। हमारा मोटिवेशन परम पूज्य गुरुदेव की किताबों से आता था और प्रज्ञा गीतों से आता था। तो प्रज्ञा गीत जो है वो मोटिवेशन का बहुत बड़ा आधार बन सकते हैं। अगर आप भी मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो एक गीत सुनने की प्रैक्टिस कीजिए, प्रज्ञा गीत सुनिए, जबरदस्त ऊर्जा है उसमें और जबरदस्त मोटिवेशन है। दरअसल इन दिनों में जो एग्जाम होती जा रही है और वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम है और प्रशासनिक ढांचा है, चाहे इसको थोड़ा कम कर दो, बहुत ही साउंड है इसका। तो प्रशासनिक ढांचा जो है, और इसमें कभी कभी निराशा आती है कि कई लोग अपनी जिंदगी का जो एम बनाते हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग अपने इंटरेस्ट में लिखते हैं, यूपीएससी के इंटरेस्ट में भी लिखते हैं कि हमारी रुचि क्या है, तो बोलते हैं एनजीओ में रुचि है, समाज सेवा में रुचि है। बहुत सारे लोग समाज सेवा के लिए आना चाहते हैं। हर आदमी करोड़पति बनने के लिए सिविल सर्विसेज में नहीं आता, और खास करके सिविल सर्विसेज में शुरू में जो मोटिवेशन होता है वो तो करोड़पति बनने का कभी नहीं होता, क्योंकि जो एक IITian होता है, एक बढ़िया डॉक्टर होता है, मैनेजमेंट का स्टूडेंट होता है, उसके लिए तो करोड़ों का ऑफर पहले से ही होता है, लेकिन वो उन ऑफर को छोड़ करके सिविल सर्विसेज में आता है। तो इसका मतलब पैसा बनाना तो उसका उद्देश्य कभी नहीं रहा, तो सेवा के दृष्टिकोण से आता है। देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, दीन दुखियों की सेवा करूंगा, ये सब भाव लेकर के आता है। और बाद में जब उसको लगता है कि सब लोग पैसा बना रहे हैं, हर आदमी 50 एकड़ जमीन लेके बैठा है, कोई 20 एकड़ लेके बैठा है, कोई 100 एकड़, तो उसने तो कई पीढ़ियों का पैसा जमा करा लिया, क्योंकि 1-1 करोड़ एकड़ जमीन जा रही है रोड के किनारे। तो अगर किसी ने 50 कर लिया, मतलब 50 करोड़ कर लिया, 100 करोड़ कर लिया, तो अगली पीढ़ी के लिए भी बना के बैठ गया। तो फिर हमको नौकरी करने से क्या फायदा है? तो फिर वो चक्कर में पड़ता है, इस झमेले में पड़ता है। पॉलिटिक्स कैपिटलाइजेशन को सपोर्ट कर रही है, कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है, पूंजीकरण, पूंजी बढ़ती जा रही, पूंजी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, पैसे वालों की दुनिया होती जा रही है। तो कई बार आदमी को लगता है कि जब सब कुछ पैसा है और सरकार ही ये नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती मतलब जनता भी नहीं चाहती, क्योंकि जनता जो चाहती वही तो सरकार चाहती। क्योंकि सरकार अगर इस प्रकार का काम कर रही है और फिर भी जीतती चली जा रही है, इसका मतलब है कि जनता भी यही चाहती है। तो जब जनता खुद ही अपना कल्याण नहीं करवाना चाहती तो हम क्यों करें? हम अपना कल्याण करें। हमको मौका मिला, हम IAS बन गए, हम IPS बन गए, तो ये हम खुद की संपत्ति बढ़ाएंगे, तो उस चक्कर, उस दौड़ में पड़ जाते हैं। तो फिर मोटिवेशन कहां से आएगा? देखिए, सिविल सर्विसेज में घुसने का मोटिवेशन तो सेवा से ही आता है। पैसा बनाने के उद्देश्य से जो जाता है उसमें वो मोटिवेशन आ ही नहीं पाता। तो रुतबे वाली बात हो सकती है कि हमारा रुतबा समाज में दूसरों से अलग होगा, वो वाली बात ठीक है, वहां तक बात समझ में आती है। लेकिन रुतबा भी तो फिर वही वाला कि हम अलग दिखाई दें, सबसे अलग दिखाई दें। तो अलग कैसे दिखाई दें? अलग कौन होता है? तो अलग वही होता है जो अलग काम करता है। भाई रिश्वत तो सारे लोग ले रहे हैं, अगर आप रिश्वत नहीं लेंगे तभी तो अलग दिखाई देंगे। हमारे यहाँ कोटेशन लिखा है कि ईमानदार होने का अर्थ होता है 1000 मनकों में चमकने वाला हीरा। जो मनके होते हैं, बीट्स होते हैं, उनमें सबसे अलग चमकने वाला जो डायमंड होता है वो ईमानदार होता है। फिर हमारे घरों में सब जगह यही नैतिक शिक्षा दी जाती है कि भाई ईमानदार रहना, बेईमान नहीं होना है जिंदगी में। तो क्या है, सारे उद्देश्य बेकार हैं? ये सारी चीजें बेकार हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तो यही सिखा रही है, नेता तो यही सिखा रहे हैं कि बेईमान हो जाओ, क्योंकि वो खुद भी बेईमानी को प्रमोट करते हैं, खुद भी बेईमान है और बेईमानों को साथ रखते हैं। बेईमान फल पूर रहे हैं, तो उनको देख के तो निराशा आती है। ऐसे समय में आपको मोटिवेशन की और ज्यादा जरूरत पड़ती है।
क्योंकि जब हम बात करते हैं कि यूं हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, समाचार सुनते हैं तो निराशा आती है, और ये मोटिवेशन ज्यादा हो जाता है तो श्रीलंका हो जाता है। ठीक है, वो ज्यादा ही मोटिवेशन हो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मतलब तुम नहीं मानोगे ऐसे, चलो हम आते हैं। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को कहा था, और तब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वो ये था। और जयप्रकाश नारायण ने चैलेंज किया था इमरजेंसी के टाइम कि बहुत ही भाव बढ़ गए तुम्हारे, चलो उतारते हैं। तो इंदिरा गांधी को नजरबंद किया गया था, जैसा अभी जम्मू कश्मीर के नेताओं को किया गया था। लेकिन अब वो ऊर्जा कहीं दिखती है क्या? मैंने कल आपको बताया, वो ऊर्जा कहीं दिखने, क्योंकि वो न्यू लिबरलिज्म में इंटरेस्ट आने लगा है और सेटिस्फाइड है, और डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है डिजिटल का, तो बात ही खत्म हो गई, डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन हो गया। तो फिर वो नहीं आएगी, तो फिर हम घुसेंगे कैसे? सिविल सर्विसेज में तो जाना है। अब हम लोग तो तैयारी तो उसी कर रहे हैं। हम लोगों ने भी सिविल सर्विसेज का पढ़ाना इसलिए थोड़ी शुरू किया कि सरकार का टूल बन के बैठ जाए। अब अनपढ़ आदमी व्याख्या कर रहे हैं कि आईएएस आईपीएस गलत है, या आईएएस आईपीएस को अकल नहीं है, और वो खुद अनपढ़ है सबको। अब ये हालत है, ये जमाना आ गया। तो हमने इस दिन के लिए तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराना शुरू नहीं की थी, कम से कम, कि हमारे बच्चे जो है सिविल सर्विसेज में चले जाएं और फिर वहां जाकर के फ्रस्ट्रेट हो जाए कि इस प्रकार के लोग हमको ऑर्डर कर रहे हैं, और बल्कि हमको बेईमान बता रहे हैं, और हम ही को गड़बड़ बता रहे हैं, जबकि खुद को कुछ नहीं आता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। स्टील फ्रेम, अंग्रेजों ने जब आईसीएस और ये सब बनाया तो उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, यही देश को आगे ले जाएंगे। आज तक हम थानों के कार्यकाल के जो काम करने के तरीके हैं, उनके नाम नहीं बदल पाए हम लोग अभी वो आईपीएस जो बोल रहा था, दस्तयाब किया, आदमी को दस्तयाब किया। दस्तयाब किया मतलब वहां से पकड़ा, रिकवर किया, तो उसको दस्तयाब ही बोलता है। सजा याफ्ता, सारे शब्द अभी भी मुगलों के जमाने के बात करते हैं हम लोग, नई दुनिया की, नए इंडिया की। नाम नहीं बदल पाते हम लोग अभी, रजिस्टर में लिखने वाले नाम नहीं लगा हुए, दफ्तर के बाहर जो नेम प्लेट लगानी है उसका नाम नहीं बदल पाते। जो कानून 1860 में बना उसकी शब्दावली, टर्मिनोलॉजी नहीं बदल पाए हम लोग। हिम्मत नहीं है उसमें छेड़छाड़ करने की, अकल भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, अकल भी नहीं है, और पूरे सिस्टम को ही चैलेंज करने लगते हैं कि सिस्टम ही खराब है। तो फिर बदलो ना, बदलते क्यों नहीं? या फिर जो बदल सकते हैं उनको लेके आओ, वो बदल देंगे। मैं 24 घंटे में बदल दूंगा अकेला बैठ के पूरे इंडिया की जितनी टर्मिनोलॉजी, मुझे दो आप, कुछ नहीं रखा होता। हिम्मत नहीं है और अकल भी नहीं है, दो चीजों की कमी है। तो मोटिवेशन उसी से आता है, ठीक है, केवल ऐसी चीजों से नहीं आता। और ये हमने सीखा है प्रज्ञा गीतों से। उसमें जो मोटिवेशन आता था उसको जब सुनते थे तो बचपन से इतना सुना है कि तो मैं चाहता हूं कि आप भी सुनो, प्रज्ञा गीतों को सुनिए, आपका मोटिवेशन का लेवल बहुत ऊपर हो जाए। और गुरुजी की कुछ किताबें पढ़िए, जैसे समझदारों की नासमझी, किताबों के नाम लिखिए। समझदारों की नासमझी, परिवर्तन के महान क्षण, परिवर्तन के महान क्षण, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार, युग की मांग प्रतिभा परिष्कार। टैलेंट को रिफाइन करना, ये युग की मांग है। पात्रता का विकास करना, खुद का विकास करना मतलब पात्रता का विकास करना, एलिजिबिलिटी बढ़ाना। और एलिजिबिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप लोग आपको पूछने लग जाएंगे। तो अपनी पात्रता का विकास करिए, आगे बढ़िए। महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया,
समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। पूरी दुनिया को भारत ने क्या दिया? समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। कितने हो गए? ठीक, हाँ। तो अभी तो ये किताबें लो, इनको पढ़ो, ये सब मोटिवेशनल बुक्स हैं। और एक और लिख लो 4th पेपर के हिसाब से, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा, व्यवस्था बुद्धि की गरिमा। ये 4th पेपर के लिए बहुत जरूरी है। तो चौथा पेपर जो एथिक्स वाला है वो इससे आएगा। इसके अलावा आप जो विचारक दे रखे हैं एथिक्स वाले पेपर में, गुरु नानक हुए, विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय हैं, ये सारे लोग क्रांतिकारी हैं। इन्होंने परंपराओं को सहा नहीं था बल्कि बदल के रख दिया था। ये सारे वो लोग हैं, इतिहास में उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो सब कुछ बदल देते हैं। परंपराओं के निर्वाह करने वालों के नाम इतिहास में नहीं आते। इतिहास में नाम लिखाने के लिए परंपराओं को चैलेंज करना पड़ता है, ठीक है, तब जा करके आता है। अब ये जब मोटिवेशन लेवल होता है तो फिर पढ़ाई अपने आप हो जाती है, डिप्रेशन आने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिकल पढ़ेंगे और कहेंगे कि नहीं अब तो यूं होता जा रहा है, वैसा होता जा रहा है, और यूं हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, तो फिर आदमी सोचता जब ऐसा ही होगा तो फिर मैं क्या कर लूंगा, तो फिर वो मोटिवेशन बहुत कम हो जाता है। हमने बहुत साधारण लोगों को आईएएस बनते देखा, बहुत ही साधारण किस्म, जो कॉलेज में भी बहुत ऑर्डिनरी थे, कंपटीशन की कभी तैयारी नहीं की थी, लेकिन उनका लेवल जो था वो ये था कि हम कुछ न कुछ जाकर के बदलाव कर देंगे, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, ये भाव था, ये भाव था। तो पढ़ गए, उनको कोई रोक ही नहीं पाया, पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता फिर। तो जब मैं 20 साल 30 साल किसी ने नौकरी कर ली और उसकी बातें सुनता हूं तो कई बार सोचता हूं कि नए बच्चे क्या कर लेंगे जब ये 20 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि 20 साल पहले जो है वो भी ऐसे ही दावे करते थे, लेकिन वो ठंडे हो गए। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है, और तब उनको लगता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, समझौते करने लगते हैं। तो उनको देख के तो लगता है कि हालत खराब है, लेकिन उनकी कुछ गलतियां हुई है, उन्होंने कुछ कमजोरियां छोड़ दी, इसलिए उनको दबाया जाता है और उनसे गलत काम भी करा लिया जाता है। तो आपको जागरूक रहना पड़ेगा। इसमें जो हमने आपको 4 सूत्र बताए थे कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी, तो कई लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, लेकिन समझदारी नहीं दिखा पाते, तो इस वजह से मारे जाते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा था वो लड़का जो आईपीएस था वो ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे चढ़ गया, रोज वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरती थी, माइनिंग वाली, खनिज माफिया रेत निकालते थे, और वो ट्रॉली के लटक गया। आईपीएस था, अब आईपीएस को तो ट्रॉली के लटकने की कोई जरूरत नहीं थी, भावुक था, इमोशनल हो गया, यानी समझदारी नहीं दिखाई। बहादुरी तो दिखा दी उसने, जिम्मेदारी भी दिखा दी और ईमानदारी भी दिखा दी, यानी वो पैसे नहीं ले रहा था, वो तो पकड़ रहा था, यानी ईमानदार था। लेकिन एक चीज थी, समझदारी की कमी थी। एक तो कांस्टेबल को दौड़ाना था, गाड़ी दौड़ा सकते, लेकिन ट्रॉली के खुद थोड़ी लटक सकते। तो उसने हाईवे से बिल्कुल नीचे लेने की कोशिश की तो ट्रॉली पलट गई, तो दबके मर गया। नरेंद्र वो जो था, गुना में या ग्वालियर में, 2012 की बात है। बहुत ईमानदार ऑफिसर था, हम लोग उसके शादी के रिसेप्शन में भी गए थे, पर अब नहीं रहा वो। ऐसी चीजें भी नहीं होना चाहिए। बहादुरी का प्रदर्शन इस लेवल पे नहीं कि हम जान ही चली जाए हमारी।
हर चीज, ये चारों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो अभी फ्रस्ट्रेट हैं या बोलते हैं कि नहीं ईमानदार रहने से कुछ नहीं होता या इसके होने से कुछ नहीं होता और जो सरकार कह रही है वही होगा और हम तो यही करेंगे, और उनके उसमें चार में से कोई एक का कमी होती है। एक और चीज होती है कि बनने के बाद आदमी सोचता है कि मैंने जिन जिन कागजों का सिग्नेचर करे उससे ये लोग करोड़पति बन गए, इसके पास उतना है, उसके पास उतना है, मंत्री के पास इतना है, मुख्यमंत्री के पास इतना है, फलाने के पास इतना है, इसके पास तो इतना, और मैं यहाँ दिन भर सिग्नेचर करता हूँ और मेरे ही सिग्नेचर से ये इतने बड़े बड़े आदमी बन जाते हैं और मैं वहीं का वहीं हूँ, तो मुझे मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो ये वाली सोच भी नहीं आनी चाहिए, ईमानदारी। क्योंकि आप ये सोच करके तो जॉब में आए ही नहीं थे ना, क्योंकि आप जब जॉब की तैयारी कर रहे थे तब भी तो बड़े बड़े लोग थे, आपने कभी उनसे तुलना नहीं की अपनी, उनको आपने बड़ा माना कि बहुत बड़े आदमी है, बहुत पैसे वाले आदमी है। लेकिन मेरे पिता शिक्षक हैं, मैं इनका बच्चा हूं, मैं उनका बच्चा हूं और अपना तैयारी कर रहा हूं, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। आपने बस इतना ही सोचा था, आपने बड़े आदमी से कभी तुलना की कि मैं ऐसा बड़ा आदमी मुझे बनना है, ऐसा तो कभी आपने किया नहीं। तो फिर बनने के बाद ये भाव क्यों आ जाता है कि हमको इससे आगे निकलना है, या ये हमारे बराबर, ये हमारे साथ का लेकिन कहां पहुंच गया। तो ये जो कंपटीशन है ये तो आपने कभी किया नहीं, तो फिर क्यों आ गया? बाद में भी नहीं आना चाहिए। किसी ने मान लिया 10 पीढ़ी का पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो आपने सोचा है क्या कभी 10 पीढ़ी का पैसा इकट्ठा करना है? आपने नहीं सोचा। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पास भी 10 पीढ़ी का होना चाहिए? बनने के बाद क्यों सोचना था? तो ये कमी है, ईमानदारी की कमी, इसलिए वो दुखी रहता है। तो ये मोटिवेशन आता है प्रज्ञा गीतों से, प्रज्ञा गीतों से आता है, एथिक्स के चैप्टर पढ़ने से आता है, कबीरदास को पढ़ने से आता है। इसलिए कबीर सिलेबस में डाला, गुरु नानक को सिलेबस में डाला, राजा राम मोहन राय को डाला है, गांधी को डाला है, नेहरू को डाला, अंबेडकर को डाला कि इन लोगों ने क्या किया, इनकी जिंदगी कैसी थी। तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो उद्देश्य है जिंदगी का। कई लोग सोचते हैं कि हम जिंदगी जीना चाहते हैं और ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल नहीं है। गांधी जो है आंदोलन करते रहते थे, यहाँ हड़ताल की, वहां सत्याग्रह किया, वहां सत्याग्रह किया, तो वो तो कभी सेटल हो ही नहीं पाया। इसका मतलब अंतिम समय तक वो तो कुछ न कुछ करते ही रहे। कई लोग सोचते हैं कि अभी हमको कुछ करना है, बाद में सेटल हो जाना है। मतलब सेटल होना मतलब क्या? मतलब हम कुछ नहीं करेंगे उसके बाद। सेटल होने का मतलब ये है कि उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, तो निष्क्रिय जिंदगी है। उसके लिए आना चाहते हो तो फिर टीचर बन जाओ या और कुछ बन जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिविल सर्विसेज में आ रहे हो, इसका मतलब कुछ न कुछ हमेशा करना पड़ेगा और हमेशा अनस्टेबल ही रहोगे, कभी सेटल नहीं हो पाओगे। उसी को बोलते हैं सिविल सर्विसेज। तो कई लोग सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, उसके बाद सेटल होना चाहते हैं। काम करते रहना पड़ेगा। इसलिए सुभाष चंद्र बोस कभी सेटल नहीं हो पाया, भगत सिंह कभी सेटल नहीं हो पाया, अंबेडकर कभी सेटल नहीं हो पाया, हमेशा अस्थिर रहते हैं। ये मोटिवेशन आना चाहिए, ठीक है। इतिहास में नाम अमर करने का भाव होना चाहिए कि हम भी इतिहास में अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ कर, ये भाव होना चाहिए। भीड़ में नहीं रहेंगे, ये भाव, भीड़ में अलग दिखाई देंगे, ठीक है। आकाश में चंद्रमा अलग दिखाई देता है, तारे तो बहुत सारे टिमटिमाते, लेकिन चांद अलग दिखता है, तो हम उस तरह से अलग दिखाई देंगे। ये भाव होता है, मोटिवेशन ऐसे आता है, ठीक है ना। तो आप फॉलोअर नहीं बनोगे, आपके फॉलोअर बनेंगे, उससे आता है मोटिवेशन। तो फिर आप तुलना नहीं कर सकते उन लोगों के साथ, तो अपनी तुलना नहीं कर सकते जो बहुत ज्यादा लोगों में शामिल है, उनके साथ आप तो अपनी तुलना नहीं कर सकते। ये चीजें आपको यहां मिलेगी। इतिहास पुरुषों से सबक लेना, इतिहास में जो लिखे गए लोग हैं उनसे सबक लेना, क्यों आए वो इतिहास में,
क्योंकि उन्होंने कुछ किया है। और क्या किया है? सबसे बड़ा काम किया, सेवा किया। इसलिए नाम लिखा है सिविल सेवा, लोगों की सेवा की परीक्षा है, लोक सेवा परीक्षा, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोगों की सेवा की परीक्षा, वो लोगों की सेवा का आयोग है। जब नाम है उसका लोगों की सेवा का आयोग है, तो आप सेवा को माइनस कैसे कर सकते हैं? तो फिर अलग से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम कई बार लेक्चर देते हैं और एनालिसिस करते हैं और बहुत सारे आर्टिकल वगैरह आपको बताते हैं लेक्चर में, तो कई बार एकदम निराशा से आने लगती है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, इनके जैसा करना है, उनके जैसा करना है। तो फिर वो भाव चला जाता है और सिलेबस पढ़ते समय में वो नहीं आता। इसलिए समुद्रगुप्त पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त पढ़ते हैं, अशोक पढ़ते हैं। इसलिए प्रश्न जो आते हैं, प्रश्न तो वहीं से आते हैं, यूनिक लोगों के प्रश्न आते हैं। अशोक के अभिलेख पूछे थे क्योंकि वो अलग दिखाई दिया था। उस जमाने के राजाओं में अशोक बिल्कुल अलग राजा था। सब लोग मारकाट को पसंद कर रहे थे और उसने कहा था कि मैं अब मारकाट नहीं करूंगा, व्यर्थ में नहीं करूंगा, अनावश्यक नहीं करूंगा। जरूरत पड़ी तो करना पड़ेगी तो बात अलग है, लेकिन अनावश्यक नहीं करूंगा। कलिंग के युद्ध में उसने देखा कि बहुत कुछ अननेसेसरी हो गया, फालतू हो गया, इतनी जरूरत नहीं थी, इतनी मारकाट की जरूरत नहीं थी। और उसे पाया क्या, मिला क्या? कई बार बहुत मारकाट करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अफगानिस्तान में यही होता है, जो भी अफगानिस्तान को ठीक करने जाता है खुद ठीक होकर चला जाता है। अफगानिस्तान का टेरेन, वहां के लोग और वहां के लोगों की जिद, इसलिए कुछ चीजें जो है वो ठीक नहीं की जा सकती। वहां माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे, उनको ठीक नहीं किया जा सकता। वो बहुत कट्टर होते हैं अपने मामले में, और उनके साथ आप कुछ करोगे वो जंगलों में भाग जाएंगे, गुफाओं में जाके छिप जाएंगे, फिर आप जाओगे, फिर वापस निकल करके आ जाए। अफगानिस्तान में यही होता है। तो बहुत लोगों ने ट्राई किया, और जिसने भी ट्राई किया वो वहीं दफन हो गया, और बाद में पछताना पड़ा उसको कि उसने ये क्या कर दिया। अब पुतिन ने गुस्से में जो ये चढ़ाई तो कर दी यूक्रेन की, वो निकलते उगलते कुछ नहीं बन रहा, वो दिक्कत आ रही है, उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा युद्ध का, वो छोड़ भी नहीं सकता, ईगो की लड़ाई हो गई। अफगानिस्तान में भी अमेरिका जो है ईगो की लड़ाई लड़ रहा था, ना निकलते बन रहा था, ना उगलते। तो फिर 20 साल बाद उसने तय किया कि जब 20 साल में हम कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या कर लेंगे। तो ये चीजें हुई। तो कुछ चीजें अनटच्ड रह सकती हैं, तो प्रशासन में जाकर के भी आपको कुछ चीजें जो है, आपको मालूम है कि आप राजनीति को इतनी आसानी से नहीं सुधार पाओगे, राजनीति में से करप्शन बाहर नहीं कर पाओगे, तो उस ताकत से अभी नहीं लड़ना। हम अपने प्रशासनिक ब्यूरोक्रेसी की बात करें, वो दलदल है, बहुत भयंकर दलदल है, और उसको समय ही ठीक करेगा और जनता ठीक करेगी। श्रीलंका टाइप, या जो रिवॉल्यूशन इजिप्ट में हुए थे, या फिर फ्लावर रिवॉल्यूशन, कलर रिवॉल्यूशन जो आप पढ़ते हो ना, वो उसी का एग्जाम्पल है। सब जनता उठ खड़ी होती है, कई बार रिजल्ट भी नहीं मानते, चुनाव के रिजल्ट भी नहीं मानते। खुद यूक्रेन में हुआ था ऑरेंज रिवॉल्यूशन। फ्रांस में जिलेजॉं हुआ था, कई जगह टेक्सास के विरोध में होता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब हम भारत की स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ते हैं, तब बहुत सारे आंदोलन है, आदिवासियों के, किसानों के, कई सारे सत्याग्रह हैं। उसको अरब देशों में और उसमें फ्लावर रिवॉल्यूशन एंड कलर रिवॉल्यूशन कहता है। फ्लावर रिवॉल्यूशन एंड कलर रिवॉल्यूशन, इनको पढ़िए, यही मोटिवेशन की चीज है। एक नोट्स बनाइए फ्लावर रिवॉल्यूशन और कलर रिवॉल्यूशन। स्वतंत्र भारत के बहुत सारे आंदोलनों से इसको जोड़ सकते हैं। स्वतंत्रता के इतिहास के, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत सारे आंदोलन हुए। इसलिए ये आंदोलन करना गांधी ने सिखाया, बहुत सारे आंदोलन गांधी ने सिखाया, इसलिए गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है,
क्योंकि वो हार नहीं मानते, वो असफलता से भी हार नहीं मानते, असफल होने के बाद भी फिर उठ खड़े होते। गांधी सबसे बड़ा मोटिवेशन। लेकिन गांधी के बारे में लोग बोलते हैं गांधी पढ़ने की चीज है, बनने की चीज नहीं है। गांधी को पढ़ा जा सकता है, बनने की जरूरत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, जब हम किसी महापुरुष को पढ़ते हैं, जैसे हमारे गुरुजी को पढ़ते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपने आप को समाज के सुपुर्द कर दिया, अपना खेत बेच दिया, अपने पत्नी के गहने बेच दिए, सब कुछ, और फिर गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। तो जितने भी लोग हैं महापुरुष जिन्होंने कुछ न कुछ किया, उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया, अपने आप को खपाया, उस काम में लगाया, तब जाकर के इतना बड़ा कुछ बन पाया। तो उन सबके जीवन परिचय जो है यहाँ पर किताबें बड़े वांग्मय हैं। महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग, महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग, तीन या चार खंडों में है। एक महिलाओं के ऊपर है, वो जरूर लीजिए, हिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, खास करके जो अभी स्कूल कॉलेज में है और फ्यूचर में IAS की देंगे एग्जाम, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ गीत है, उन चरणों को पूजो जिन्होंने राहें नहीं बनाई हैं, जिन्होंने नई राह बनाई है उन चरणों को पूजो। ऐसे लोगों को पूजने की जरूरत है जिन्होंने नई राह बनाई। और एक है कि जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, जिसके हों पद चिन्ह अमिट। कभी गाना सुनिएगा हमारे उस पे जाकर के वेबसाइट पे, AWGP वेबसाइट है गायत्री परिवार की, टाइप करिएगा जिसके हों पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सृजेता। इतिहास वही लिखता है जिसके पद चिन्ह अमिट होते हैं, यानी कोई मिटा ना सके। फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो इरेज नहीं हो सकते। ठीक है, आसानी से कोई इरेज नहीं कर सकता। तो जिसके हों पद चिन्ह मिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता। लेकिन अभी तो सफलता का है कि पैसा होना चाहिए, और पैसा के लिए हृदय जीतना जरूरी नहीं है, पैसे जीतना जरूरी है, पैसे कमाना जरूरी है। और दिल जीतना तो अलग अलग तरह की बात है, वो विश्व विजेता है। तो वर्ल्ड लीडर वो होगा जो दिल जीतेगा। अभी तक तो यही होता है, लेकिन अभी अभी मान्यताएं बदल रही है। प्लूटोक्रेसी, नियो लिबरलिज्म जो हम बात कर रहे थे, और तमाम प्रकार की कल जो हमने टर्म बोली उसमें, तो यहीं से मोटिवेशन जो है वो कहीं कहीं बाहर नहीं है, इसी एग्जाम की तैयारी में ही मोटिवेशन क्रिएट करना है। आपको बहुत सारे जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज है उन्हीं को पढ़ना है, और वहीं से हम लोग एक गीत हर बार गाते थे यहाँ पे, सबसे गवाते भी थे, संग्राम जिंदगी है लड़ना उसे पड़ेगा। तो उसमें जो पंक्ति है स्टेंजा, इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। इतिहास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इतिहास, संघर्ष की कहानी। कुल मिला के कंपटीशन है, एक स्ट्रगल है, और जो स्ट्रगल में जीत गया उसकी कहानी बन जाती है, उसी को इतिहास कहा जाता है। ठीक है, तो हम जिस हिस्से को कल्चर के पार्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, चाहे समुद्रगुप्त पढ़ें, चाहे चंद्रगुप्त पढ़ें, चाहे अशोक पढ़ें, मौर्य साम्राज्य पढ़ें, पूरा का पूरा वही है और कुछ भी नहीं। इन्होंने भारत को बनाया है, इस प्रकार के संघर्षों की कहानी से भारत का निर्माण हुआ है। उसी को इंडिया कहते हैं, हम लोग भारत कहते हैं, उसी पर गर्व करते हैं कि ये हमारा इतिहास है। वही तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट करने के लिए है। सब लोग कर रहे हैं वैसा नहीं है। तो रिश्वत तो सब लोग ले रहे हैं, रिश्वत ले लेंगे हम लोग तो फिर डिफरेंट थोड़ी होंगे। जो रिश्वत नहीं लेता वो डिफरेंट है, रिश्वत तो सभी ले रहे हैं। हर आदमी बिना पैसे लिए थे काम ही नहीं करता है। सारे मंत्री चोर हैं, सारे मंत्री पैसा खा रहे हैं, सारे अधिकारी पैसा खा रहे हैं। जो समझौता नहीं करता,
तो मोटिवेशन तो यही रखना पड़ेगा। जॉब में जाने के बाद आप उदाहरण दोगे कि वो बदल गया, उसने भी कसम खाई थी, उसका पहले ऐसा था, आजकल ऐसा हो गया है, तो फिर आप अगर इस तरह के समझौतावादी लोगों के उदाहरण दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी, आप तो बन ही नहीं पाओगे ना। जैसे ही आपने वो उदाहरण देना शुरू किया, एग्जाम्पल, आपका बनना खटाई में पड़ जाएगा, तो आपको तो फायदा ही नहीं है उनके एग्जाम्पल देने से। तो फिर ऐसा काम क्यों करना, घाटे वाला सौदा क्यों करना। आप तो अपना मोटिवेशन वही रखो, और फिर हम भी बिगड़ ही जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा। ये रखोगे तो फिर नहीं बन पाओगे, तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो रात भर जगा ही नहीं सकता आप। उसके लिए पूरा पैदा ही अलग तरीके से होना पड़ता है। भ्रष्ट व्यक्ति के यहाँ पैदा होना पड़ता है, एकदम डाकू टाइप आदमी के यहाँ पैदा होना पड़ता है। उसके लिए बाप बदलना पड़ेंगे, माँ बदलने पड़ेगा, संस्कार चाहिए उसके लिए। बहुत घटिया होने के लिए भी बहुत कुछ संस्कार चाहिए, वो इतना आसानी से हर कोई घटिया नहीं हो सकता। एकदम से घटिया नहीं हो पाओगे, अगर आपके संस्कार ही नहीं तो आप हो ही नहीं पाओगे। दो तरह से होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर्स। आनुवांशिक कारक होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं। दोनों आपको वैसा बनाते हैं। परवरिश भी होती है ना ऐसे। मैं बता भी रहा था, कई बार ऐसा होता था, पुराने जमाने में मूवीज आती थी कि वो पुलिस वाले का लड़का जो है वो गुम हो गया और वो किसी गंदे बुरे बदमाश आदमी के हाथ लग गया बच्चा, और बदमाश आदमी का बच्चा पुलिस वाले के हाथ लग गया, ईमानदार पुलिस वाले के हाथ। अब उसकी परवरिश उसने की, तो वो जो है, वो जो बदमाश का बच्चा था वो तो बन गया अच्छा ऑफिसर, और पुलिस वाला जो है, पुलिस वाले का जो बच्चा था वो बन गया गुंडा, उल्टा हो गया। पर्यावरणीय कारक भी काम करते हैं, लेकिन जेनेटिक भी होता है कई बार। पुलिस वाले के पास पहुंच करके भी वो नहीं बन पाया, उसकी जेनेटिक्स हावी रही, तो इतनी आसानी से भ्रष्ट भी नहीं हो पाओगे। और फिर वो इसी को तो बोलते हैं एथिकल डायलेमा। फोर्थ पेपर में जो एथिकल डायलेमा वो यही है, नैतिक दुविधा। आप नैतिक रूप से दुविधा में चले गए, क्या करना है। कभी कभी ट्रायलेमा हो जाता है, घर परिवार वाले फिर अलग से पीछे पड़ जाते हैं, तो ट्रायलेमा हो जाता है, डायलेमा से भी ट्रायलेमा बन जाता है, तो नैतिक दुविधा तैयार हो जाती है। वास्तव में अंदर से आप वैसे नहीं है और वैसा होने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है मोटिवेशन के सोर्स मैंने बता दिया आपको। किताबें सबसे ज्यादा मोटिवेट करती हैं, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा। व्यक्ति का तो क्या है, किसी भी व्यक्ति से आप मोटिवेट हो रहे हैं, बाद में उसका कोई किस्सा चुटकुला पता चला तो आपका दिमाग खराब हो गया, तो वो तो सारा गायब जाता रहेगा फिर। तो इसलिए व्यक्तियों से मोटिवेट नहीं होना, कभी पर्सन से मोटिवेट नहीं होना। हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से हो सकता है, क्योंकि जो मर गया वो तो अब आकर के गलती नहीं करेगा। जिंदा आदमी से मोटिवेट होना बड़ा मुश्किल होता है, दिक्कत है, कांटों पे चलने जैसा है, तलवार की धार पे चलने जैसा, बहुत बहुत मुश्किल काम। क्योंकि जिंदा आदमी की चीजें आपको पता नहीं है, इसलिए आप मोटिवेट हो रहे हो। उसकी पूरी ट्रांसपेरेंट लाइफ अगर आप देख लो तो फिर हो सकता है उससे नफरत हो जाए। इसलिए जिंदा आदमी से मोटिवेट मत हो जाए। सफल लोगों से होने से भी बात नहीं बनती। कई लोग विराट कोहली से हो रहे थे, अभी निराश हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो उसकी जिंदगी का एक फेज ऐसा आता है कि वो उसको लगता है कि कई लोग जो तेंदुलकर को भगवान बनाते थे वही उसका पोस्टर भी जलाते थे, है ना। अमिताभ बच्चन को बहुत मानते थे, फिर वो गुटखा जो है वो लेके पकड़ के खड़ा हुआ है, तो फिर नाराज हो गए लोग, बोले गुटखा बेचते हो। बीच में अक्षय कुमार के बहुत लोग फैन हो गए, फिर कुछ पता चला तो फिर वो पॉलिटिशियन में भी यही होता है, बाद में पता चलता है कि ये तो गड़बड़ है मामला। तो जिसकी जिंदगी भी बाकी है उसमें गलतियां होने की गुंजाइश बाकी है, या फिर जो गलतियां हो चुकी है वो आपको पता नहीं है, तो इसलिए जिंदा आदमी उतना नहीं करेगा। उससे ज्यादा तो आपको पंचतंत्र की कहानियां, उसमें तो जानवर और उसके माध्यम से जो शिक्षाएं दी हुई है वो ज्यादा बेटर है। किसी यार ने भालू से कहा कि चलो चलते हैं जंगल में, फिर भालू ने कहा क्या ऐसा, जबकि ऐसा होता नहीं, कौन किससे कहता है। ये सब तो फालतू बात है। जंगल बुक में भी सब आपस में बात करते हैं,
एनिमल। अब ऐसा तो होता नहीं है ना, लेकिन प्रेरणा ली जा सकती है, कहानियों से प्रेरणा ली जा सकती है। स्टोरीज आपको शिक्षा देते हैं, रामायण शिक्षा देती है, भगवान राम का चरित्र आपको शिक्षा देता है, गीता आपको शिक्षा देती है, वेदांत आपको शिक्षा देता है, विवेकानंद का जीवन आपको शिक्षा देता है, महात्मा गांधी का जीवन देता है। जीवित राजनेता आपको शिक्षा नहीं दे सकते, ध्यान रखिए। उनकी तो बहुत सारी स्टोरी अनटोल्ड है ना, हिडन लाइफ बहुत सारी है, तो वो आप जानते नहीं। जैसे जैसे पता चलेगी, हो सकता है कि आप उसको मारने दौड़ो। गोटाबाया के सब फैन थे, अब उसको ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए तो उसका मुंडन कर देंगे, जबकि उसको भगवान बनाए बैठे थे, यही लोग थे। तो जो भी आपका पोस्टर लेके नाच रहा है, वो किसी दिन आपको ढूंढ रहा होगा तो ये बहुत बकवास चीज होती है। फैन फॉलोइंग जो होती है, बहुत ही बकवास चीज होती है, ठीक है। तो इसलिए मोटिवेशन जो है कहां से ढूंढना है, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की हमारी किताबें देखिए, उसमें जो लिखा गया है वो कमाल की चीज। आइए 2-3 पंक्तियां गुनगुनाते हैं, आज मौसम अच्छा लग रहा है। मैं गीत की एक लाइन बोलूंगा, आप लोग फिर दोबारा उसको दोहराएंगे। उन चरणों को पूजो जिनने राहें नई बनाई हैं, राहें नई बनाई हैं। उन चरणों को पूजो जिनने राहें नई बनाई हैं, राहें नई बनाई हैं। तो ये सुनिएगा, अच्छा लगा आपको? हाँ, अब शायद मैं क्या, जिसके हों पद चिन्ह मिट वही इतिहास सृजेता, जिसके हों पद चिन्ह मिट वही इतिहास सृजेता, जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता है विश्व विजेता। जिसने जीते हृदय वही होता है विश्व विजेता, होता है विश्व विजेता। ये सुनिएगा। तो मैंने थोड़ा सैंपल दे दिया आपको, फिर हमारा वो पॉपुलर गीत है उसको गुनगुनाते हैं। मौसम का आनंद आ रहा है कि नहीं? संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी,
झांसी की वीर रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, इतिहास क्यों पढ़ेगा। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग पर चढ़ेगा, जो आग पर चढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना से पड़ेगा, लड़ना से पड़ेगा। तो थोड़ी बैटरी चार्ज हुई। ये है मोटिवेशन गानों के माध्यम से। और गाने ऐसे होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे अभी भी मोटिवेशन के गाने आ रहे, पर उसमें क्या इतना जोरदार डांस होता है कि उसमें पसीना हो जाता है उसके बाद फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है, केवल इलेवेशन रहता है इलेवेटेड रह जाते हैं, तो फालतू की बात हो जाती है, ठीक है। तो ये है, इसको जो है अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कीजिए। अब ये केवल गाने की चीज नहीं है, बहुत ज्यादा गाने ऐसे, जब आदमी एक या दो गीत आप सुबह सुबह सुन लीजिए, अगरबत्ती जब भी लगाते हो तो भगवान का भजन भी हो जाएगा, गाने भी हो जाएंगे, मोटिवेशन भी आ जाएगा और दिन भर बहुत शानदार निकलेगा, ठीक है ना। और जो बुक्स आपको पढ़ने के लिए दिए, उससे आपकी हिंदी मीडियम वालों के लिए तो वरदान है। हिंदी मीडियम वालों की लैंग्वेज सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो हिंदी मीडियम की लैंग्वेज है वो बड़ी हल्की है। इंग्लिश में तो चल जाता है, लैंग्वेज हल्की भी चल जाती है, जब इंग्लिश होनी चाहिए बस तो इंग्लिश में तो चल जाता है, हिंदी में फिर वो थोड़ा सा डिमांड करता है। इसलिए हिंदी मीडियम में जो लोग पहले बोलते थे इलाहाबाद में पैदा होना जरूरी है अगर आपको हिंदी मीडियम लेना तो उसका कारण यही था कि इलाहाबाद वालों की, पटना वालों की हिंदी अच्छी होती थी और वो लोग अच्छी क्वालिटी में लिखते थे, तो दूसरी जगह के हिंदी मीडियम वाले पिट जाते थे, उनको मार्क्स नहीं मिलते थे। तो सही बात भी थी, अच्छी थी उनकी हिंदी। वहाँ का हिंदी डिपार्टमेंट, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हिंदी डिपार्टमेंट होते थे वो काफ़ी रिच थे, और नामी गिरामी कवि लोग सब वहीं से निकले हैं। आप जानते हो हिंदी के जितने भी कवि हैं वो सब यूपी के ही हैं, बनारस के, कोई कानपुर का है, कोई कहाँ का है, इलाहाबाद से खूब लोग निकले हैं साहित्य में। तो इसलिए और अखंड ज्योति जो लोग पढ़ते हैं, हमारी पत्रिका गायत्री परिवार की, और ये जो है उनकी स्टैंडर्ड होती है, उनकी थोड़ी सी लिखने की हिंदी अच्छी हो जाती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो निबंध लिखने में भी ज़्यादा नंबर आते हैं। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो काम चलाओ, हिंदी से काम नहीं चलेगा, उनकी हिंदी सुधारनी पड़ेगी, हिंदी का अच्छा लेवल लाना पड़ेगा। तो जब वो यूपीएससी का चेयरमैन मध्य प्रदेश आया था तो उससे पत्रकारों ने पूछा, मध्य प्रदेश आप भी एमपी के हैं तो मध्य प्रदेश के बच्चे आईएएस क्यों नहीं बनते? तो बोलते ना तो इनकी हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है, दोनों ही अच्छी नहीं है, दोनों ही काम चला हुआ है, तो इसलिए इनका सिलेक्शन नहीं होता। तो बात कुछ काफ़ी हद तक सही थी, लेकिन वो चटा हुआ था, बदमाश था वो, तो वो थोड़ा परेशान था, वो एमपी वालों के साथ गलत भी करता था वो, जबकि खुद ही ग्वालियर का था, खुद अच्छा था। ग्वालियर ना तो एमपी में आता ना यूपी में आता, वो बीच का रह जाता वहाँ वाले लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं अधिकांश, मैंने देखा यूपीएससी में जाते हैं तो एमपी को सपोर्ट नहीं करते, तो वो दिक्कत है। ग्वालियर के 2-3 लोगों को देख लिया हमने, वहाँ जाकर के बदल जाते हैं, है ना, वफादार नहीं होते ग्वालियर के लोग, ठीक है वफादारी की कमी होती है, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए खैर,
तो ये जनरल बातचीत हुई। आइए अब आते हैं हम लोग वापस हिस्ट्री में। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? चंद्रगुप्त, गुप्त काल में। हाँ, तो गुप्त काल में होमवर्क हम लोगों ने लिखा था। और अब हम चलते हैं संगम काल के होमवर्क में। तो जो संगम साहित्य की बात आती है, 600 साल का संगम इतिहास है। 300 BC से लेके 300 AD तक संगम साहित्य और संगम काल बोला जाता है। साउथ ने कमाल का काम किया है। साउथ ने ये जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य, मलयालम साहित्य है, इसने जबरदस्त जो है भारत की संस्कृति को बनाने में भूमिका है। उसमें कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, उसमें कुछ तो व्याकरण ग्रंथ है। तमिल व्याकरण, तोलकाप्पियम, तमिल व्याकरण, जैसे हम लोग अष्टाध्यायी बोलते हैं पाणिनि का, वैसे तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम ने लिखा है। तो तमिल व्याकरण है, टर्मिनोलॉजी है, इटिमोलॉजी है, इटिमोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, डिक्शनरी है और इंसाइक्लोपीडिया एंड ग्रामर। कितनी चीजें हैं? इटिमोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, डिक्शनरी, ग्रामर एंड एनसाइक्लोपीडिया, तमिल एनसाइक्लोपीडिया। ये सारी चीजें कहलाती है तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियर का। तो जिस किसी को तमिल समझना है, तमिल संगम काल का साहित्य समझना है, उसको तोलकाप्पियम से उसकी तमिल शिक्षा आरंभ होगी। फिर आएगा एतु तोग्गे और पत्तु पातु। एतु तोग्गे, एतु तोग्गे जो है और पत्तु पातु, ये है 8 काव्य रचनाएं हैं इसकी। उसमें बहुत सारे पोएम्स हैं, बड़े 8 खंड हैं, अलग अलग लोगों ने लिखा है। और वो साल भर में नहीं, कई बार 50 साल में, कई बार 30 साल में वो लोग इकट्ठे होते थे किसी न किसी राजा के यहाँ। जब वो ज्ञान सभा जैसे चंद्रगुप्त वो करते थे, जो चाणक्य के समय में गणानंद ज्ञान सभा का आयोजन करता था पाटलिपुत्र में, वैसे ज्ञान सभा साउथ के लोग बुलाते थे। आजकल हम लोग उसको फेस्टिवल कहते हैं, या साइंस फेस्टिवल, या फिर हम लोग कुछ बोलते हैं वर्कशॉप है, सेमिनार है, बड़े से जो जहाँ लोग आकर के अपने रिसर्च पेपर पढ़ते हैं। अभी होते हैं ना बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो खास करके बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, अपने रिसर्च पेपर को वहाँ पढ़ते हैं। तो ये मौका मिलता है, विद्वान जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ सब लोग अपनी अपनी खोज को रखते हैं कि हमने ये खोजा, इतने दिन में ये रिसर्च किया, ये किताब लिखी है। तो ये जो चीजें उस जमाने में होती थी उसको कहा जाता था संगम सभा। तो इनको तमिल संगम कहते थे, ठीक है, संगम सभाएं थी वो। तो संगम काल सब उसी में संगम साहित्य की रचनाएं हुई, ठीक है। और पत्तु पातु है वो 10 खंडों वाला, ठीक है ना, उसमें 10 खंड थे। तो 10 अलग अलग राइटर्स जो है वो अपना वहां पर ये कंपाइलेशन है। ये दोनों एतु तोग्गे और पत्तु पातु क्या है? काव्य के, कविताओं के कंपाइलेशन है, कंपाइल की गई, संकलन, हिंदी में बोले तो संकलन, संकलन है। यानी कि जैसे कि भोज यूनिवर्सिटी या हमारे यहाँ भोपाल की जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, अगर कोई ऐसा फेस्टिवल करती है या ऐसा कोई भी एक आयोजन करती है, तो जितने भी लोगों के रिसर्च पेपर आए उन सबको फिर वो पब्लिश करे और एक किताब बना दे मोटी सी, तो कंपाइलेशन हो जाएगा। जबकि वो अलग अलग लोगों का था, तो वैसा कंपाइलेशन होता था। बौद्ध संगीति में, जैन संगीति में भी यही होता था। उस जमाने में राजा लोग विद्वानों को, बौद्ध धर्म के विद्वानों को बुलाते थे और कहते थे भगवान बुद्ध क्या क्या शिक्षाएं दे गए, समाज को क्या होना चाहिए। तो वो फिर सब अपना अपना प्रेजेंटेशन करते थे, उसी को फिर कंपाइल करके पब्लिश टाइप करा दिया जाता था। तो उसी को हम लोग सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, वो जो बौद्ध साहित्य है उसकी रचना भी ऐसे ही हुई है। ठीक वैसे ही ये रचनाएं हुई है। इसके अलावा 2 बड़े महाकाव्य हैं, शिलपद्दिकारम और मणिमेखलाई। शिलपद्दिकारम और मणिमेखलाई ये एपिक हैं, महाभारत और रामायण की तरह। इनको रामायण और महाभारत का दर्जा दिया जाता है।
हाँ जी, शिलापद्दिकारम, मणिमेखलाई, शिलापद्दिकारम और मणिमेखलाई। अभी जो मणिमेखलाई प्रसिद्ध हो रही है वो यहीं से नाम लिया उन्होंने, अपना नाम इसी से लिया, तमिल ग्रंथ से ही लिया। तो ये क्या चीज है? शिलापद्दिकारम जो कविता थी, वो कहानी जो थी, वो दरअसल पूरा एक प्ले भी है ये एक तरह का, और एक महाकाव्य है, जैसा अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी एपिक है, महाकाव्य किसका है, सॉरी नाटक है, प्ले है। अभिज्ञान शाकुंतलम तो प्ले है, लेकिन महाकाव्य कौन सा है? रघुवंशम, हाँ यस, हाँ। और मेघदूत, मेघदूतम जो महाकाव्य है उसकी तरह ये महाकाव्य है शिलापद्दिकारम, रामायण की तरह। शिलापद्दिकारम के लिए आप लोग भारत एक खोज देख लीजिए, एपिसोड 3, 4, 5 के आसपास है, हाँ 15-16 है, हाँ जो भी है 15-16 वाला देख लीजिए। उसमें कन्नगी कोवलन की कथा है, कन्नगी और कोवलन, कोवलन व्यापारी है पुहार का, और कन्नगी उसकी पत्नी है, और माधवी जो है वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, वेश्या है। तो वो जो है उस वेश्या के प्रेम में पड़ जाता है, तो पत्नी को छोड़ देता है लगभग। तो पत्नी फिर उसको फिर से लौट के अपनी तरफ लेके आती है, और उसको फिर कहती है अब हम ये नगर छोड़ देंगे और यहाँ से मदुराई चलेंगे और वहाँ जाके व्यापार करेंगे। तो जब वो मदुराई में व्यापार के लिए जाते हैं तो वहाँ वो अपनी पायल देती है एक, तो इसका मणि में शिलापद्दिकारम का मतलब होता है रत्न जड़ित पायल। ये तो तमिल शब्द है, हिंदी में बोलेंगे रत्न जड़ित पायल। तो रत्न वाली पायल, तो अपनी पायल देती है, और पायल जाकर के वो जाके दिखाता है एक ज्वेलर्स को कि इसके बदले मुझे पैसे दे दो, मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा। पर ज्वेलर्स ने क्या है कि महारानी की एक पायल चुराई होती है, ठीक वैसी ही होती है वो, तो वो जाके बोलता है कि चोर पकड़ा गया और ये पायल इसके पास है। तो राजा जो है बिना सोचे समझे उसको मृत्युदंड दे देता है। फिर कन्नगी जाती है, राजा को अपनी दूसरी पायल तोड़ के दिखाती, बोले तुम्हारी पायल तोड़ो, उसमें क्या निकलता, मेरी पायल में से ये निकलता है। तो वो दोनों में अलग अलग था। तो राजा को गलती का एहसास होता है, फिर कन्नगी उसको श्राप देती है, पूरा मदुराई जलने लगता है, और कन्नगी स्वर्ग में पति के पास चले जाते हैं, और राजा और मदुराई नष्ट हो जाते हैं। तो कन्नगी देवी की काफी पूजा होती है तमिलनाडु में, उनकी प्रतिमाएं भी जगह जगह लगी हैं। और कन्नगी जो है वहां पर, जैसे सीता जमीन में समा गई थी, अंत में हम लोग बोलते हैं कि, और सीता की भी अग्नि परीक्षा हुई थी, ठीक वैसे ही कन्नगी की काफी परीक्षा हुई एक तरह से। और कन्नगी को बहुत बड़ी देवी माना जाता है, सती माना जाता है, देवी माना जाता है। तो ये कहानी है शिलापद्दिकारम, जो मैंने शॉर्ट में आपको सुना दी, लेकिन आप जाकर के देखिए, बड़ा मजा आएगा। उसमें आपको पूरा उनका जो है उस समय का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन वहां दिखाई पड़ेगा। मणिमेखलाई तो जो कोवलन माधविका के पास जाता था, तब वहां उससे एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम है मणिमेखलाई। तो ये उस वेश्या की पुत्री थी और कोवलन की लड़की थी, जो इसका सिक्वल है, शिलापद्दिकारम का सिक्वल है, अगला पार्ट है। और उसमें फिर वो मणिमेखलाई जो है वो कैसे कोवलन तो चला गया और कन्नगी की भी चली गई, तो कन्नगी को अपना आदर्श मानती है मणिमेखलाई, और अपना जीवन फिर बौद्ध धर्म को दे देती, बौद्ध भिक्षु बन जाती। तो ये है कहानी मणिमेखलाई की, ठीक है। तो इसको देखिएगा। अभी मणिमेखलाई दूसरी है ठीक है, वो काली माँ को सिगरेट पिला रही है, तो वो हाँ वो अलग है, उसका सरनेम पर मणिमेखलाई है, ठीक है, उस पर नहीं जाना, ठीक है। स्वतंत्रता के आधार पर वो बोलती हैं स्वतंत्रता का अधिकार है ये है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार पे मैंने बोल रखा है आपको, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का और उसके अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब तो बहुत कुछ है, बोलने के लिए आप स्वतंत्र है। सत्य भी नहीं बोला जाता ना, कई बार सत्य भी नहीं बोल सकते आप। और दिगंबर महाराज जो जा रहे हैं तो उसको हम दिगंबर ही बोलेंगे, आप बोलेंगे नंगे महाराज हैं तो फिर वो नाराज हो जाएंगे तो उसको दिगंबर बोलेंगे तो श्रद्धा का शब्द है। आप कहोगे नहीं हम तो सत्य बोल रहे हैं, वाकई में कपड़े नहीं पहने, लेकिन ये नहीं बोलना भाई, उनको एक शब्द से बोला जाता है दिगंबर।
तो श्रद्धा का शब्द होता है, नहीं तो फिर पिटाई खाओगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। वहीं तक स्वतंत्रता का अधिकार है जहां तक दूसरे की भावना आहत ना होती हो। जैसे ही दूसरे की भावना आहत होना शुरू होती है, वहां आपका अधिकार रुक जाता है। ठीक है ना? तो पढ़ाया हमने, पॉलिटी में काफी अच्छे से पढ़ाया, आप देखिएगा। ठीक है, हर जगह सच नहीं बोला जाता, ज्यादा सच बोलने से भी पिटाई हो जाती है। तो बहुत सारे लोग पिट रहे हैं आजकल। तो सच को सोच समझ करके बोलना चाहिए। ठीक है, सिगरेट पिलाने की जरूरत नहीं है। वो खा रही हैं, मांस खा रही हैं, मान लीजिए खून टपक रहा मुंह में से, ठीक है, टपक रहा है, तो तुम क्या, और अलग से तुम क्यों पिला रहे हो उसको? हाँ, वहीं तक ठीक है। तो काली जो देवी हैं, उनको उनकी जो आकृति बनाई जाती है, उनका जो चित्र बनाया जाता है, उसमें ये सब दिया जाता है। लेकिन आप उसकी फिलोसॉफी को तो जानते नहीं हो ना, कि ये सब क्यों किया गया। काली देवी के फिलोसॉफी को आप लोग नहीं जानते कि काली, तो उसके लिए तो आपको फिर वो दुर्गा सप्तशती पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी ना। तो जब आप उस फिलोसॉफी को नहीं जानते तो फिर उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मुसलमानों की फिलोसॉफी नहीं जानते तो उस पर भी कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते नहीं हो, उनकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। आप कहोगे ये भी कोई तरीका है क्या? नहीं, तरीका तो नहीं है, और आपके हिसाब से नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से है। तो सबका अपना अपना हिसाब है ना। ईसाइयों का अपना हिसाब है, सिखों का अपना है ना, आदिवासियों का अपना है। कुछ आदिवासी अपना धर्म अपनाते हैं तो बड़ा पागलपन जैसा लगेगा, ये क्या तरीका है, लेकिन उनका अपना धर्म है। यहाँ चले जाओगे, गायत्री परिवार वालों का अपना है, उधर ब्रह्मा कुमारी वालों का अपना है, उनका अलग है। तो यहाँ वाला सके बोले ये क्या नाटक लगा रखा, वो बोलेगा ये क्या नाटक है। तो सबको एक दूसरे का नाटक लगता है। राम रहीम का बिल्कुल ही अलग है। उधर देखा था आपने, वो फिल्म बनाता है, इधर कूदता है उधर जाता है, तो हमको खुद को भी अजीब लगता है, लेकिन उसके फॉलोअर के सामने बोल दोगे तो वो सर फोड़ देगा, है ना। तो उसकी श्रद्धा उसमें है, राम रहीम में, चाहे वो फिल्म बनाए, चाहे नाचे कूदे, कुछ भी करे, है ना। कितने लोग मार दिए थे उसको जब पकड़ने आई थी पुलिस, तो 35 लोग मर गए थे, 35 लोग मारे गए उसको जेल से बचाने के लिए। इतनी बड़ी हिंसा हुई। तो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था जैसे। तो भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आशाराम बापू का जुलूस निकलता है जन्मदिन पे भोपाल में, देखा आपने, जबकि वो बलात्कार के केस में जेल में बंद है, और जेल के बाहर जन्मदिन मनाते हैं उनका, जेल के बाहर गेट पे हजारों लोग मिलके। बिरसा जो है ऐसे ही प्रसिद्ध हुए थे, आदिवासियों के भगवान बने थे। मैंने पूरी कहानी बनाई। वो तो गांधी जी किताब लिख गए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और अपनी सारी गलतियां लिख गए उसमें। नहीं तो वो अभी सबसे बड़े भगवान होते हैं, और विष्णु के सबसे बड़े अवतार होते हो, और उनके जितने मंदिर होते हैं उसके बराबर मंदिर ही होते इस देश में। गांधी ने खुद ने किताब लिखी कि मैं कितना खराब आदमी हूं। ये देखो, पूरी लिस्ट बता गए वो कि मेरे में ये खराबी थी। पेज नंबर 1 से लेकर आखिरी पेज तक अपनी खराबियां बताई है गांधी ने, और कहा कि ये सत्य है और मैं ये सच बोल रहा हूं। जितने भी लोग गांधी की बुराई करते हैं वो गांधी की किताब पढ़ के करते हैं। उन्होंने खुद ने बताया कि मैं कितना खराब था, नहीं तो उनके मंदिर बना देते लोग, और गांधी चालीसा होती। ठीक है, हनुमान चालीसा से भी आगे निकल जाते अगर वो किताब नहीं लिखी होती थी। क्योंकि किसी को क्या पता कि बचपन में मांस खाया था, किसको क्या पता कि वो क्या कर रहे थे, उसे उन्होंने ही बताया। तो गांधी को गाली गांधी नहीं दिलवाई, खुद ने। हत्या भी उन्होंने ही करवाई खुद की, क्योंकि ये सब लिखा था। दूसरों को तो कुछ पता ही नहीं था, कुछ नहीं जानते थे दूसरे लोग, कोई नहीं बता पाता उनके बारे में, और बल्कि जो बताता उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती। गांधी के बारे में एक शब्द सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो तो किताब खुद ने लिखी थी, इसलिए कोई मना नहीं कर सकता था, उसको झुटला भी नहीं पाता कोई। ये कारण था, इसलिए गांधी महान है, क्योंकि उसने खुद ने बताया था कि मैं कितना खराब हूं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। क्योंकि हर कोई नहीं बता सकता, आप में से और हम में से बता देंगे तो हमको डर लगता है कि सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार घर आना बंद कर देंगे, शादी होना मुश्किल हो जाएगी अगर बता देंगे तो। और गांधी ने बता दिया
इसलिए उनको महात्मा कहते हैं, है ना सर? ये है। तो पूजा पाठ तो हो जाता है, किसी का भी पूजा पाठ शुरू हो जाता है। भारत है, यहाँ लोग पूजने के लिए बैठे हैं। पूजा, अपने पूजा स्थान पे एक तस्वीर की और जगह है अभी, आप लगवा सकते हो अपने। IAS की तैयारी ना हो ज्यादा दिन से तो फिर बताएंगे कुछ तरीका आपको, ठीक है? कथा करना सीख जाओ। बहुत दुकान चल रही है आजकल। थोड़ा हमारी तरह गाना वाना गवाना आना चाहिए, हम भी भजन वजन देखते हैं थोड़े दिन, और IAS का कोचिंग पढ़ा कि नहीं तो कथा की दुकान खोलेंगे। खूब चलती हो, लोग नाचने लगते हैं भजन में, और जरूर कथा तो हम भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। अभी सुनाई तो है अभी आपको, शिलपद्दिकारम मणि मेखलाई, ठीक है? और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिसको गीता कहा जाता है, तमिल गीता। जरा नाम बताओ। यस, तिरुक्कुरल। तिरुक्कुरल पूरा प्रोनाउंसिएशन उसका TH वाला IKKURL, तिरुक्कुरल है, तिरुक्कुरल। तो तिरुक्कुरल लिखते हैं सामान्यतः हम लोग, और जो बहुत ही शॉर्ट में उसको, जैसे भगवत गीता को गीता लिखते हैं वैसे उसको कुरल कहते हैं, कुरल, केवल कुरल कहते हैं। तो तिरुक्कुरल को कुरल भी कहा जाता है, जैसे भगवत गीता को गीता कहा जाता है, तिरुक्कुरल या कुरल। ये गीता के समान ग्रंथ है तमिल। मराठी गीता किसे कहते हैं? ज्ञानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर ने जो लिखा ज्ञानेश्वरी, उसे मराठी गीता कहते हैं। महाराष्ट्र में उसको गीता का दर्जा प्राप्त है। ये तमिल गीता, इसमें जीवन के वही अध्याय हैं जैसे गीता के अध्याय हैं। जीवन का फलसफा है, आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने के तरीके तिरुक्कुरल में। इसलिए हमेशा तिरुक्कुरल को संत तिरुवल्लुवर, किसकी है ये? इसके रचयिता थे संत तिरुवल्लुवर। इनकी भी प्रतिमाएं बहुत सारी हैं तमिलनाडु में, तिरुवल्लुवर की। और मैंने आपको बताया था कि जो भी तमिलनाडु से कोई प्रतिनिधित्व दिल्ली में करता है, वो तिरुवल्लुवर से ही अपनी बात शुरू करता है। संत तिरुवल्लुवर ने कहा है कि जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हिंदू इस आधार पर अपनी कहानी, किस्से, भाषण, प्रवचन शुरू करते हैं। तो संसद में जब बजट पेश करते थे पी चिदम्बरम, तो तिरुवल्लुवर से ही शुरू करते थे। तिरुक्कुरल का कोई कुरल जो है वो एक पढ़ा जाता था, उसको कुराल भी कहते हैं। मंत्र को, दोहे जो होते हैं उसको कुरल भी कहा जाता है। तो कुरल से शुरू करते थे। और अभी APJ अब्दुल कलाम अपनी स्पीच शुरू करते थे तो तिरुवल्लुवर से शुरू करते थे। चाहे मुसलमान हो तमिल, चाहे हिंदू हो, वो तिरुक्कुरल ही पढ़ता है। तो ये धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ है, सेक्युलर ग्रंथ है। जैसे कि गीता एक सेक्युलर ग्रंथ है। गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखिए। गीता हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, सेक्युलर ग्रंथ है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। जिंदगी का स्टाइल है, उसमें जिंदगी के बारे में बताया गया। दैनिक जीवन की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, डायलेमा से बाहर कैसे निकलेंगे। जबकि भी आप दुविधा में जाएंगे, डायलेमा में जाएंगे तो बाहर कैसे आएंगे, उसका तरीका है। तो डायलेमा तो किसी को भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है डायलेमा, उससे बाहर आने का तरीका गीता है। तिरुक्कुरल वही है। और बौद्ध धर्म में उसका स्थान धम्मपद को, धम्मपद किसने लिखा? धम्मपद बौद्ध धर्म की गीता है, नालंदा के प्रोफेसर थे बुद्ध घोष। हाँ नहीं, अश्वघोष, अश्वघोष का नहीं है। धम्मपद किसका है? देखो उसको जाके विकिपीडिया में जाके देखना, धम्मपद, ठीक है। देखिए बाकी ग्रंथ, ये जो मैंने आपको ग्रंथ अभी तमिल वाले बताया और धम्मपद बताया, क्या नहीं, ये विवादित नहीं है, डिस्प्यूटेड नहीं है, सर्वमान्य है, पॉपुलिस्ट, और उनके साथ डिबेट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जैसे अब बौद्ध धर्म ग्रंथ है, एक आर्य मंजूश्री मूलकल्प तांत्रिक ग्रंथ है, जैसे 3 वेद है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, लेकिन अथर्ववेद में आकर के डिस्प्यूट आ जाता है, या ऋग्वेद के 10वें मंडल में आकर के डिस्प्यूट आ जाता है पुरुष सूक्त के बारे में।
ब्राह्मणों मुखमासीद वाला, बहुराजन्याकृत उरु तदस्य वैश्य पदभ्याम शूद्रो हो जाए, पैरों से शूद्र निकला है, भुजाओं से क्षत्रिय निकला है। ये क्या झंझट है भाई, एक विराट पुरुष की कल्पना है। और ये तो उसकी व्याख्या करने जाते हैं तो जातिवाद निकल आता है, तो उससे गुस्सा आने लगता है। तो कुछ चीजें विवादित है, लेकिन गीता विवादित नहीं है। गीता में कोई चीज ऐसी नहीं कही गई कि वो प्रॉब्लम खड़ी करती हो। वो नितांत ज्ञान है, नॉलेज है। धम्मपद एक नॉलेज है, ज्ञानेश्वरी नॉलेज है, तिरुकुरल नॉलेज है। तो हम जो आपको यहाँ अधिकांश धर्म ग्रंथ और जो बातें बता रहे हैं वो सेक्युलर है, सेक्युलर इन नेचर और नॉन डिस्प्यूटेड है। उनके बारे में कोई विवाद नहीं है, सर्वमान्य, सब लोग मानते हैं और सब लोग दैनिक जिंदगी में उसको उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ग्रंथों को लिस्ट बनाइए, ऐसे ग्रंथों की लिस्ट बनाइए। कुछ ग्रंथ होते हैं वो पूरी तरह से इतिहास होते हैं, उनके बारे में भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होता, जैसे मुद्रा राक्षस, मृच्छकटिकम, पंचतंत्र, इनके बारे में कोई विवाद नहीं। इसलिए अकबर भी पसंद करेगा, इनको अनुवाद करवाएगा। तो अकबर ने अनुवाद करवाए थे, मुसलमान भी पढ़ेंगे इनको। बहुत सारे मुसलमान पढ़ते थे, बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो संस्कृत में पीएचडी करते हैं, संस्कृत का साहित्य पढ़ते हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं। ऐसे हिंदू भी बहुत हैं जो अरबी साहित्य पढ़ते हैं, उर्दू साहित्य पढ़ते हैं। उर्दू साहित्य पढ़ने वाले हिंदू भी बहुत हैं। यूपी में तो पहले माहौल ही था, यूपी की तो भाषा ही उर्दू थी पहले, अखबार ही दो ही आते थे, इंग्लिश और उर्दू, हिंदी तो होती नहीं थी। तो सब लोग उर्दू ही पढ़ते थे, सब मदरसे में ही पढ़ने जाते थे, मौलवी उनके टीचर हुआ करते थे, क्योंकि उसके बिना फिर अखबार कैसे पढ़ेंगे। अखबार शब्द जो है वही उर्दू शब्द है, समाचार पत्र तो बहुत बात का शब्द है। तो न्यूज़पेपर और अखबार दो ही शब्द होते थे, समाचार पत्र शब्द तो बाद में डाला गया। सरकारी शब्द देखा जाए तो समाचार पत्र, बहुत सारे शब्द तो 1950 के बाद आए। आधुनिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी बहुत सारी जो है वो बाद की है, हिंदी की, ठीक है, शब्द ही नहीं थे। तो भारत अभी भी बना नहीं है, अभी बन रहा है, मेकिंग वाली स्थिति का, अभी बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है, रात दिन बनता रहता। तभी तो हम लोग कानून बनाते रहते हैं तरह तरह के। अभी बहुत सारे कानून बाकी हैं, बहुत सारे कानून बाकी, ढेरों कानून बाकी हैं। समाज में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी एनोमलीज हैं कि बहुत सारे कानून बनाए जा सकते हैं। आने वाले युग की समस्याएं आएंगी, उसका तो है ही अभी भी जो आईपीसी है उसमें फोन पे धमकी देना, उसका भी उतना अच्छा उल्लेख नहीं आता। और व्हाट्सएप पे धमकी लिख करके देना, मैसेज करके, तो उसमें तो गवाह नहीं होगा, उसमें तो स्क्रीनशॉट लगेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहेंगे। तो सीआरपीसी में चेंज करना पड़ेंगे। तो सीआरपीसी में अभी जो चेंज हुए फिर करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े दिन में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नए नए जो चीजें आएंगी उसमें वो होगा। और जब मंगल पे पहुंचने लग जाएंगे लोग, तो क्राइम लोकेशन क्या लिखोगे? तो आपके तो अक्षांश देशांतर भी दूसरे होंगे ना। तो अभी आप एग्जैक्ट क्राइम लोकेशन के लिए अभी वो गूगल से वो करवा सकते हैं ना, अपना आपका लोकेशन ले सकते हो, एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। अभी आप लिखते हो गांव, लिखते हो गांव के उत्तर में, ऐसे होता है, फिर तो एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। वहां जाकर के मोबाइल पर खड़े होकर के अपनी लोकेशन लो और उसको पिन कर दो, वो तो एग्जैक्ट हो गया। जहां डेड बॉडी मिली उसको एग्जैक्ट उसी के डेड बॉडी के ऊपर ही फोन को रख के आप पिन कर सकते हो गूगल मैप में, तो एग्जैक्ट लोकेशन हो गया। अब ये सीआरपीसी में नहीं है, अभी गूगल के माध्यम से लोकेशन लेना, जबकि वो एग्जैक्ट है। तो अभी तो इंडिया बहुत बनेगा, इंडिया क्या पूरी दुनिया भी बन रही है, लेकिन इंडिया थोड़ा ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो अभी भारत बनना है, मेकिंग स्टेज में बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा ना अभी 1860 वाला हम अपना नहीं बना पाए, तो नया क्या बना लेंगे?
नया बनाना बहुत बाकी है, बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत ही फर्जीवाड़ा है। कोई भी जज अगर गलत फैसला दे दे तो उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस वाला आपको लिखने से मना कर दे, भगा दे, आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए कोई कानून ही नहीं है। शिकायत कर सकते हो आप, एसपी डांट देगा उसको, लेकिन ऐसा कि अगर किसी पुलिस वाले ने भगा दिया, एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो दूसरे दिन उसकी गिरफ्तारी होगी, ऐसा तो कोई कानून नहीं है ना। तो डरेगा क्यों? बस एसपी की डांट पर फोन आएगा, अदरवाइज पैसे बन जाएंगे। चोर तो वही है। तो बहुत दिक्कत है, अभी तो बहुत कुछ बनाना है। इसलिए आपको, अगर आप पढ़ लिख गए, समझदार हो गए, तो फिर आपके सामने कुछ भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है भैया क्या है। अभी तो क्या है, अभी तो सब बनना है भैया, कहाँ है? कुछ भी नहीं है, हवा में है। इसलिए आपने कभी गाड़ी रोकते हुए देखी अपनी, आपकी बाइक स्कूटी पुलिस वाला रोकता है तो आप देखो 10 लोग बिना हेलमेट निकल गए, नहीं रोका, एक रुका पड़ा। ये क्या तरीका हुआ? कानून हो तो फिर सबके साथ बराबर हो। चालान आते हैं तो सबके आते हैं क्या? घर पे सबके कहाँ आते हैं? किसी किसी का आता है, किसी किसी का फोटो खींच के आता है। क्योंकि लाइट तो हर बहुत सारे लोग तोड़ते हैं, नियम तो बहुत सारे लोग तोड़ते हैं, लेकिन किसी किसी का आता है। 100 पे 1 का आता है, 1000 पे 1 का आता है। दिन भर में 1000 लोग कानून तोड़ते हैं, 1 का आता है। तो ये क्या तरीका है? तो फिर सब पे ही कर लो ना एक बार। तो हवा में है पूरा, ऐसे ही रैंडम चल रहा है। वो जब खड़ा हो गया और जब उसका हाथ जिस पे पड़ गया, बस हो गया, वो अपराधी है और उसको पैसे देना है, बाकी सब भाग गए। तो हवा में ही हुआ ना कानून। तो इसको ठीक से ही कर लो ना। अब तो कैमरे लगा दिए सब पे, तो दिन भर में 5000 चालान जाएंगे, तो 5000 चालान भेजो ना, भेजो, पैसा आएगा सरकार, लोग सुधरेंगे भी। 5 को भेजेंगे, 5000 में से 5 को भेजेंगे। तो ढंग से कर लो ना वो, और खड़े हो जाओ, ठीक से ही खड़े हो जाओ, सब नियम पालन करवाने के लिए। जो 2 लोग बैठ के जा रहे हैं, दोनों के हेलमेट लगाओ, बस उसी को जाने दो, बाकी सबको रोको, सबको रोको। फिर उसको फोन मत निकालने दो, नहीं तो फोन मिलाता हूं, मैं मंत्री का हूं, मैं विधायक का हूं, फिर वो भी मत करने दो। ढंग से कर लो, तमीज से कर लो, एक बार जम के। 1 साल का 1 दिन करके बता दो तुम पूरे इंडिया में, नहीं कर सकते। तो इंडिया बना ही नहीं है अभी तो, कानून कहाँ है? असली में लागू करके बता दो कोई। डीजे बंद कर दिया, हो गया क्या? पटाखे बंद कर दिए, हो गए क्या? हवा में प्रतिबंध लगता है, सब चलते हैं, सब चल रहा है। जितने कानून है सब बकवास है, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, कंप्लायंस की ताकत ही नहीं है। ठीक है, अंदाज से चल रहा है देश। देशी लोग देशी तरीके से देश चला रहे हैं। नहीं, लेकिन अब वो है कि अभी हमारे यहाँ कोटेशन है, नीचे लिख देखेंगे कि यदि मनुष्य धर्म की उपस्थिति में इतना दुष्ट है तो फिर अनुपस्थिति में क्या होगा? ठीक है, नीचे गुरुजी ने कोटेशन लिखा। तो कानून इतना बना हुआ है तो इतना तो हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? तो इसलिए वो ठीक है, मतलब उसका डर तो है कहीं ना कहीं। शरीफ लोग भी कई जगह पर लाइन लगी हुई है, तो लाइन लगी हुई है इसका मतलब है लोग लाइन में लगते तो हैं कम से कम। अब उसमें से कुछ लोग लाइन तोड़ करके जाने लगे, लेकिन अगर सभी लोग लाइन तोड़ देंगे तो फिर तो पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए कुछ लोग तो लाइन में लग के लेते हैं ना, 3-4 उद्दंड होते हैं, तोड़ के लेते हैं, तो ठीक है, उससे एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन सभी लोग वहां जाके खड़े हो जाएंगे तो फिर तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो प्रसाद बांटना भी मुश्किल हो जाएगा। मंदिर में छीना झपटी हो जाएगी, लूट लेंगे लोग। इसलिए वो ठीक है। वो जो वही वाला कहानी है ना कि एक लोटा दूध डालने के लिए सबको कहा तो सब पानी डाल गए, तो अब सब लोग दूध डाल रहे, 1-2 पानी डाल देंगे तो चलेगा, नहीं तो फिर सुबह पानी मिलेगा, सारा पानी पानी। तो इसलिए कानून थोड़ी बहुत स्थिति में, लेकिन पूरा लागू करवाने के लिए कई देशों में हुआ है, पर जनसंख्या कम है वहां। जहां पे भी हुआ है वहां जनसंख्या कम है। भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इतना आसान नहीं है। ठीक है ना?
ये है। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बननी है, जमीन के क्षेत्र में बननी है। अभी भारत की 50% लैंड है, उन पे ऑनरशिप ही नहीं है ठीक से ऑनरशिप जो है वो बताई नहीं गई कि इसका ऑनर कौन है। 50% लैंड। तो अभी भारत में टाइटल नहीं है, पता है आपको? टाइटल नहीं है। हमारे यहाँ आखिरी रजिस्ट्री जो हुई है उसको मालिक माना जाता है। आखिरी रजिस्ट्री जिसके पास है जमीन की, वो हो सकता है कि मालिक हो। ये लैंग्वेज है कानून की। लेकिन टाइटल किसके पास है, अभी उसकी कोशिश होनी है। लैंड का टाइटल दुनिया के कई देशों में बकायदा टाइटल है, भारत में नहीं है। आपने आखिरी रजिस्ट्री करवाई है, बस इस बात का सबूत है आपके पास, लेकिन आप मालिक नहीं हो। तो अभी लैंड रिफॉर्म में बहुत कुछ होना है, एजुकेशन रिफॉर्म में बहुत कुछ होना। आप जानते हो कि जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं वो बिल्कुल काम नहीं आते। 50% आपके एजुकेशन और सिलेबस बिल्कुल बेकार है। सिविल सर्विसेज के काम का भी नहीं है। बहुत सारी डिग्रियां हैं। जब BCA BBA आया था तभी मैंने कह दिया था, मैंने कहा क्या डिग्री है, क्या होता है BCA और BBA में। बहुत सारे बच्चे थे, ढेरों, आज से 10 साल पहले, जिसको देखो BCA BBA में जा रहा था। क्या कर रहा हूँ? BBA। शक्ल पे 12 बजे हैं, बिल्कुल कुछ भी अकल नहीं है उसको। ना उसको सूरदास पता है, ना तुलसीदास पता है, ना भूगोल पता है, ना इतिहास पता है, ना एथिक्स के बारे में कुछ है। BBA है, BCA है। तो ढंग से कंप्यूटर का जरूर नहीं, बोले हम थ्योरी पढ़ते हैं तो कंप्यूटर चला ले, कुछ एक आध बार कुछ टाइप करके बता दे। टाइप नहीं आता। मैगजीन में नौकरी दे देता हूं मैं, मेरे मैगजीन का एक पेज बना दे, पेज नहीं बना सकता। तो BCA किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है, तो चल शादी का कार्ड छाप दे, वो नहीं छाप सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता, बोले मैं BCA हूं। ना थ्योरी आती, ना प्रैक्टिकल आता, ना कुछ है। और इतने करोड़ों बच्चे हैं इस देश में और किसी की नौकरी नहीं लगी। बहुत थोड़े बहुत लोग लगे, वो तो वैसे भी लग जाते, BA से भी लग जाते, इतना पैसे वाला। कितने लोग हैं जिन्होंने BBA BCA करके शादी कर दी बच्चों की, या मकान बना दिया हो। बस ये है कि वो उनकी संतानें थी जिनके पिता ने मकान भी बना रखे थे और बच्चों की शादियां भी कर रखे थे। बाइक भी पिताजी ने दिला दी, तो उसमें पेट्रोल डाल ले तो बहुत है। BCA BBA वाला खुद के अंदर पेट्रोल डाल लो, उसमें डाल लो, इतना ही पर्याप्त है। तो मार्केट में जो है ब्रेकफास्ट और इधर उधर नाश्ता वगैरह कर सकता है और गाड़ी में पेट्रोल डलवा, इससे ज्यादा औकात नहीं है उसकी। ऐसी डिग्रियां हैं अभी मार्केट में और वो धड़ल्ले से करोड़ों बच्चे कर रहे हैं। और सिविल सर्विसेज के तो बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो पहली बार आता है तब उसको पता चलता है दयानंद सरस्वती भी कोई है, राजा राम मोहन राय भी कोई है। अच्छा, मौलिक अधिकार भी होते हैं। और अच्छा, टैक्सेस भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये भी नहीं पता, तो कुछ भी नहीं पता उसको। और ना उधर फिजिक्स पढ़ पाया ढंग से, न केमिस्ट्री। वो जो बेसिक साइंस था जिसमें BSc होता था, उसमें कम से कम वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स या बायो वो कर लेता था, उसमें भी कुछ समझ में आता था। उसके अलावा ढेरों कोर्सेज हैं। कितने लोगों की नौकरी लगी है? आर्किटेक्चर की कितने लोग नौकरी पे लगे हैं? बिहार वाले बताओ कितने लोग नौकरी पे काम करते हैं? ये कितने लोग इंटीरियर कराते हैं, एक्सटीरियर कितने लोग कराते हैं? मैंने मेरा ऑफिस का मैंने खुद नहीं किया, और मैं जितना कर सकता हूँ मैं उसको पीट के भगा दूं, वो कुछ नहीं बता पाएगा। इंटीरियर वाला कुछ नहीं आता हूँ मैं। ज्यादा अच्छे से जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेता है उसको ज्यादा अच्छे से रहेगा। कुर्सी कहाँ पड़ी रहेगी, टेबल कहाँ रहेगी, ये किस कलर का, पर्दा किस कलर का, ये दीवार का कलर का, उसको ज्यादा समझ में आएगा कि मुझे कौन सा व्यू चाहिए। मैं यहाँ बैठूंगा तो मुझे खिड़की दिखनी चाहिए, मुझे ये दिखना चाहिए, मुझे सामने से जो आता हुआ है वो व्यक्ति दिखना चाहिए, ये मैं तय करूंगा ना। और कौन सा सोबर कलर, ये मेरी आंखें तय करेंगी। तो जो समझदार आदमी हो गया वो तो नहीं कराता किसी से। तो फिर क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन भीड़ जिस तरह से जा रही है और जिस तरह उनको रोजगार नहीं मिलना है, 20,000 का कोई रोजगार नहीं देगा उनको। तो सारे घटिया कोर्सेज हैं, चालू टाइप के कोर्सेज हैं। और ये सारे जो लोग हैं सब धर्मशालाएं बनेंगी, मैरिज हॉल बन गए वो सारे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ शादियां होंगी और बाराती रुकेंगे। भारत में ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होना। शादी होने का, बारात रुकने का, उधम मस्ती करने का, ये उसके ही काम आएंगे।
50% इंजीनियरिंग कॉलेज खाली हैं भोपाल के। 2012 में जितनी भीड़ थी वो सब खत्म हो गए। ये है कि इंडिया ने अभी ट्रायल एंड एरर में पूरा कचरा करके रख दिया। हमारे यहाँ जितने कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ हमारी घर की क्लास में, वहाँ पर जो हमारी क्लास है प्रोफेशनल वाली, हमारी प्राइवेट क्लास में जो लोग हैं उसमें सारे इंजीनियरिंग वाले हैं। 90% लोग इंजीनियर है। जिसको देखो वो बीटेक एमटेक है, पीजी वाले हैं बल्कि। और अब वो फिर से एबीसीडी से भगत सिंह और अकबर और सब पढ़ रहे हैं। तो इससे अच्छा तो यही पहले पढ़ लिया होता तो 60% तैयारी हो जाती, अभी तक तो बन गए होते। तो फोर्सेस ने बैंड बजा दी। शिक्षा व्यवस्था पूरा एक बहुत टोटल रिफॉर्म की जरूरत है, बहुत बड़े रिवॉल्यूशन की जरूरत है एजुकेशन। लेकिन नॉन एजुकेटेड लोग, यानी जिनका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं। तो फिर घटिया बने, 2.0 लिया और 3.0 लिया और कुछ होना जाना तुमसे कुछ नहीं है। पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होना। तो नए जमाने के हिसाब से भी नहीं बना सकते, और इंटरनेशनल के हिसाब से तो कंपटीशन कर ही नहीं पाता, कि वहां तो दुनिया चांद पे जा रही है, मंगल पे जा रही है। वो तो एलन मस्क को तो बिल्कुल ही दूसरे आदमी चाहिए जो इनोवेटिव तरीके से सोचने वाली बात। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा कोई चार्ट, फ्लो चार्ट बना के लेके चले जाओ, टीचर काट देता है, 0 नंबर पकड़ा देगा। टीचर को चीड़ है। हमारे यहाँ ऐसे जब तक लंबे लंबे पैराग्राफ में लिखो, जब जो उसके समझ में नहीं आता उसको लगता है ये सबसे अच्छा है और एकदम समझा दोगे तो वो लगा ये क्या है, ये तो मुझे भी आता है। ये दिक्कत है, वो काट देता है। तो टीचर भी पसंद नहीं करते इनोवेशन को इंडिया में, तारीफ भी नहीं करते उसको। अमेरिका का ट्रेडिशन ही बिल्कुल अलग है। यूएस इतना आगे है, उसका कारण ही अलग है। वहां का एजुकेशन इनोवेशन को बहुत पसंद किया जाता है। फेल होने जैसी कोई चीज ही नहीं है वहां। फेल होने वाले को एहसास ही नहीं कराया जाता कि तुम फेल हो। उसको बोलते हैं तुम इससे ज्यादा अच्छा कर सकते थे, थोड़ा और अच्छा कर लेते। ये नहीं बोलते तुम फेल हो। बिल्कुल अलग चीज है। टेबू नहीं है। हमारे यहाँ 1000 तरह के टेबू हैं, और या फिर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत बुरी हालत है स्कूलिंग के नाम पे। और जितने बड़े स्कूल हैं 2 लाख 5 लाख फीस वाले, वो तो और घटिया है। उनकी हालत और ज्यादा खराब है। कचरा पैदा करते हैं हम लोग स्कूलों में, कॉलेज में। तो इसलिए हर फील्ड में रिफॉर्म की जरूरत है। चुनाव आपने देखे, लोग पर्ची लेके घूम रहे थे। क्या चुनाव है भाई, मजाक लगा रखा है। जो जेन्युइन वोटर है वो तो वोट नहीं दे पा रहा था, आपके नाम पे कोई दूसरा ही वोट दे गया। आप अपना पता करो, आपने वोट नहीं दिया तो वहां प्रेजेंट थे, तो कई बार आप जाके देखोगे वहां कोई दूसरा आदमी था और वो देके भी चला गया। ये हमारा इलेक्शन सिस्टम है, हवा में काम करता है, हवा में। चाहे मशीन से करा लो, चाहे पर्ची से इससे करा लो, कुछ भी सक्सेस नहीं है। क्योंकि लिटरेसी नहीं है। आप खुद चुनाव में ड्यूटी लगेगी तो आपको समझ में आएगा। 500 वोटर हैं, उसमें से 50 वोटर तो बिना वोट दिए बाहर चले जाते हैं। आप कब तक ख्याल रखोगे? और आपको जो टीम मिली 4 लोगों की, वो समझदार नहीं है, तो आप उसको संभालोगे या वोटर को संभालोगे? या बाहर जो पुलिस वाला है वो चाय पी रहा है वहां दुकान पे जाके, तो उसको जाके बुलाने जाओगे, भैया यहाँ खड़ा हो ले, लाइन लगवा ले। वो बैठा है वहां गुमटी पे, चाय की गुमटी पे, तो उसको पकड़ने गए तो ये जो 4 लोग इधर वो पर्ची दे रहे हैं या कोई वोट डालने के लिए कह रहे हैं, वो उनमें से कोई गड़बड़ कर देगा। उसको समझाने जाओगे तो उधर वोटर 3-4 वोट डाल देगा, या फिर वो जो है वो बिना वोट डाले ही चला जाएगा। अरे उसको बुलाओ, वो कहाँ गया? बोले वो तो घर चला गया। बोले वोट डाल के नहीं गया, फिर आपको डालना पड़ेगा उसका वोट, कांग्रेस बीजेपी में से जिसको भी डालना। आपको पता ही नहीं है अभी सिस्टम इंडिया में। ये बोले ये ऐसा होता है, ऐसा होता कुछ नहीं है। वहां जाओगे जिस दिन ड्यूटी पे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ना इलेक्शन ठीक से है, ना एजुकेशन ठीक से है, ना पुलिस ठीक से है, ना जुडिशरी ठीक से है। वाकई में भगवान की कृपा से चल रहा है। भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है। पूजा पाठ की बहुत ज्यादा जरूरत है भारत में। पूरा ईश्वर की अनुकंपा है। सारे ग्रह नक्षत्र सब खुश हैं, इस वजह से हम भी खुश हैं। भाई आदमी ने तो घंटा ढार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी
हाँ, आतंकवाद को हमने नहीं रोक रखा है, आतंकवादियों ने हमले रोक दिया। ठीक है, वो नहीं कर रहे कहीं बम नहीं फोड़ रहे। हमारे ऐसा नहीं कि हम बहुत तेज हैं इसलिए बम नहीं फूट रहे, आतंकवादियों ने कैंसिल कर दिया अपना प्रोग्राम कि अभी बम नहीं फोड़ने। ऐसा नहीं हम बहुत सतर्क हो गए, बहुत जागरूक हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपका गला नहीं काट रहा तो आप बहुत बहादुर है, नहीं, उसकी इच्छा नहीं है आपका गला काटने की, इसलिए नहीं कट रहा है, आपकी कोई बहादुरी नहीं है। या पुलिस बहुत तेज है, वो एकदम पकड़ लेगी गला काटने वाले को इसलिए वो डर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रम में मत रहना, वो तो किसी भी दिन कट सकता है, वो तो उनकी इच्छा नहीं काटने की। ठीक है ना, बहुत बहुत असुरक्षित माहौल में है, बहुत ही अज्ञानी माहौल में है, बहुत ही घटिया माहौल है। बस ये है कि हम लोग फिर भी खुश हैं और फिर भी आनंदित है। अज्ञान में ही आनंद होता है ना। अज्ञानी आदमी बहुत खुश रहता है, खास करके जब आपको नहीं पता कि यहाँ शमशान है तो आप गाना गाते हुए जाओगे। अभी गाए थे ना अपने गाने, तो ऐसे नहीं तो एकदम से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आ जाते। जैसे ही पता चले कि शमशान, तो ज्ञान आते ही डर लगने लगता है। ठीक है, आपके बेड के नीचे कोबरा बैठा हुआ है, नहीं है तो रात भर खराटे मार के सो लोगे और पूरा मोबाइल स्क्रॉल भी कर दोगे। ठीक है, 2 बज गई, 3 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठे और पता है कि रात को 8 बजे घुसा था यहाँ कोबरा, फिर सो सकते हो? ज्ञान में नहीं सो सकता। पूरा देश आनंद में है, चेर निद्रा में है, बहुत मस्ती में है, क्योंकि अज्ञान है। ज्ञान होते ही दिक्कत आ जाएगी। जैसे ही ज्ञान आएगा, बोध होना, ज्ञान होना मतलब बोध होना, युग का बोध होना। तो युग बोध नहीं है अभी, युग का बोध नहीं है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज पढ़ोगे तो युग का बोध हो जाएगा, जटिलताएं समझ में आएगी, समस्याएं समझ में आएगी, देश में कहाँ लूप होल्स है वो समझ में आएंगे। तो फिर थोड़ी चिंता होगी, तो चिंता को मोटिवेशन में बदलना, चिंता में मत बने रहना, नहीं तो और कमजोर हो जाओ, परेशान हो जाओ। उसको रणनीति में बदलना। कई लोग चिंता को रणनीति में बदल देते हैं, योजना बना लेते हैं चिंता के बाद, तो रास्ता खोज लेते हैं और अपना कैरियर बना लेते हैं। आपदा में अवसर, आपदा तो है, उसमें अवसर बना, इसी को कहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने पूरा एक दृश्य देने की कोशिश की है आपको। ठीक है, और चलिए होमवर्क लिखिए सप्ताह भर का। इस बार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखिए, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां और समाधान, कृत्रिम बुद्धि की समस्याएं और समाधान। ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ये मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़ा है चैटबॉट्स के बारे में, और उसमें तो अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी ज्यादा है कि गूगल ने तो चौंका ही दिया है। ट्रिलियंस वर्ड डाले हैं उसने, और ट्रिलियंस वर्ड्स, टेक्स्ट और यूं कहें कि सेंटेंस और बहुत सारी चीजें ऐसी उसने, गूगल ने तैयार किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट्स तैयार किए अपने ग्राहकों के लिए, और मुझे लगता है कि वो कमर्शियल लेवल पे भी तैयार करेगा, जो दूसरे लोगों के लिए भी अवेलेबल रहेंगे, एजेंसीज के लिए। तो अभी तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता था उसमें लिमिटेड FAQs थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो दिशा वगैरह, जो आप लोग IRCTC पे जाते हो तो वो आपको टाइम टेबल बता देंगे, रिजर्वेशन का पैसा बता देंगे, सीट्स कितनी अवेलेबल होती है, कौन कितने कोच होते हैं, या ऐसी छोटी मोटी जानकारी जो पहले से फीड है वो बता देते हैं। अब एल्गोरिदम के माध्यम से बहुत सारे अगर आप चीजें, टेक्स्ट और बहुत सारी चीजें अगर डाल दी, ह्यूमन बिहेवियर डाल दिया, और अगर कंप्यूटर को कैमरा में कम से कम आप 5,000 10,000 बिल्लियों के और डॉग के, कैट और डॉग्स के फोटो दिखा दोगे, और फिर यदि वहां आपने CCTV लगा दिया और कह दिया कि जब कभी इधर से कैट या डॉग जाएगा तो आप हमको वॉइस सिग्नल देंगे, बोलेंगे कैट 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 या डॉग डॉग डॉग, तो अब आपने चूंकि इतने फोटो दिखा दिए, कई तरह के कलर की बिल्लियां दिखा दी, तो उसने बिल्कुल पिक्सल लेवल पे जाकर के उसको
एडेप्ट कर लिया, उसको सीख लिया, लर्न कर लिया। डीप लर्निंग उससे कहेंगे, एक तरह की डीप लर्निंग। आपने 5 कैट के मूवी उसको फोटो दिखाया तो वो एक तरह की लर्निंग है, और ये एक तरह की वो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोकल लेवल का। लेकिन अगर छठे तरह की बिल्ली आ गई, तो थोड़ी पीले रंग की ज्यादा है तो, और आपने काली और सफेद ज्यादा दिखाई थी, तो फिर वो उस पीले वाले को पहचान ही नहीं पाएगी, अननोन, वो सिग्नल ही नहीं रहेगी। लेकिन आपने 10,000 तरह के फोटो दिखा दिए उसको, तो उसने पिक्सल लेवल से पहचान लिया। अब तो किसी भी प्रकार की बिल्ली आ जाए वो तुरंत बोलेगा ये कैट है, तो इसका मतलब परफेक्शन आ गया। तो जो ह्यूमन परफेक्शन होता है, और किसी दिन न्यूरालिंक हो गया, तो अभी गूगल का एक जो ऐसा एनालिस्ट था, और उसको नौकरी से निकाला, छुट्टी पे भेजा उसको, क्योंकि वो डर गया। क्योंकि वो जब बात कर रहा था तो उसने बोला नहीं है तो इंसान है, बिल्कुल एक 6-7 साल के बच्चे की तरह, 10-15 साल के बच्चे में जो नॉलेज होता है उस हिसाब से तो बात कर रहा है, और इसकी कंसेंट लेना चाहिए क्योंकि ये तो बात कर रहा है, हमने इसकी कंसेंट तो ली नहीं, तो उसको तो पागल है, वो तो भी डर जाए, तो मशीन है। तो अभी तो मशीन लर्निंग ही चल रही है, बस मशीन को इतना लर्न करा रहे हैं, डीप लर्निंग करवा रहे हैं कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सेंसेशन डेवलप करेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां जा रहा है कि आने वाले समय में वो ह्यूमन जो है बिल्कुल, तो अभी वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग कई बार ऐसे जो बोलते हैं, जो पिन लगाते हैं या थोड़ा सा हम लोग इस करते हैं, तो इस टाइप से जब हम बात बताएं जैसे क्वेश्चन मार्क होता है, तो मतलब हमने हाँ भरी, लेकिन एकदम से ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं फिर से बोलो, हमको समझ में सुनाई नहीं दिया, तो हम लोग केवल ऐसे ही आवाज निकालते, जबकि वो तो वर्ड भी नहीं है। लेकिन जो गूगल का कंप्यूटर है वो ये सब चीजें, गूगल का जो सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है वो ये सब चीजें समझ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, वो इनके भी जवाब देता है। और एक रैंडम सवाल, जो कुछ भी सवाल है, जैसे आप बोलोगे कि जैसे दिशा वाले से आप कुछ ऐसा जनरल पूछो, रशिया यूक्रेन टाइप की चीज पूछो, वो जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो तो रेलवे की जानकारी दे देगा आपको कि हैदराबाद की ट्रेन कब है, तो उसका टाइम बता देगा। लेकिन उससे बोलो कि रशिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई जो है वो कौन सी तारीख को की थी, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन ये जो चैटबॉट्स हैं गूगल वाले, ये आपकी डाइनिंग टेबल पे जो डिस्कशन चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। डाइनिंग टेबल पे बोल रहे हैं कि आज तो सुबह बहुत बारिश हुई थी, तो बीच में चैटबॉट बोल पड़ जाते, पर आप तो स्कूटी लेके गए थे, कहाँ चले गए थे, मतलब तो आपको लगेगा कि घर का एक मेंबर है, मतलब जैसे कोई एक मेंबर जिस तरह से बीच में इंटरफेयर करता है, उस तरह का इंटरफेयर आने लग जाएंगे। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर का उसमें काफी हद तक जो है इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। तो ये जो है कमाल फ्यूचर है। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या होंगे? क्या ये हिंसा को वायलेंस को रोक पाएंगे? क्या ये न्यूडिटी को रोक पाएंगे? क्योंकि जब आपको पिक्चर बनाने के लिए कहा जाएगा कि अ गर्ल, तो उसने तुरंत गर्ल का फोटो बना दिया। लेकिन अगर किसी की खुरापात हो गई और वो न्यूडिटी चाहता है, तो क्या वो न्यूड फोटो भी बना देता है? तो फिर ये तो फिर दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो आपको ऐसी चीजों में एथिक्स भी उसको सिखाना पड़ेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत भयंकर चैलेंज आने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले। नहीं तो लोग मेटावर्स में जाके पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि अभी जब टेक्नोलॉजी लिमिटेड है उसमें वो क्या करते हैं। फिर जब टेक्नोलॉजी इस तरह की हो जाएगी, किसी को हिंसा बहुत पसंद है, वो लोगेगा नहीं सबसे पहले इसकी गर्दन काटो, मुझे खून का फव्वारा देखना है। तो जैसे अपना दोस्त है विनोद को वो मरता हुआ देखना चाहता है, तो कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो खून का फव्वारा देख के खुश हो ही लेगा। तो ऐसे तो फिर हिंसक भावना आएगी, तो असली जिंदगी में भी वो वैसे ही करना चाहेगा। तो कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह की चीजें तो नहीं करने वाला है। तो मतलब मैंने आपको कुछ झलक दी है, ठीक है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डीप लर्निंग को, इसको रियलिटी को, मिक्स्ड रियलिटी को और इन सबको देखिएगा, वर्चुअल रियलिटी को, और इन सबको जोड़िए। इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर भी लिखिए, ठीक है। इसके साथ ये देखिए 3D प्रिंटिंग भी आ जाएंगी, और इसके साथ यदि क्रिप्टो करेंसी टाइप की चीजें भी आ जाएंगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी जोड़ देंगे, और बहुत सारी हैकिंग तो नहीं होने लग जाएगी। किसी ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदर की आवाज में बात करना सीख लिया,
वो बोले मैं दूसरे के फोन से बात कर रही हूँ, मार्केट में फंस गए तो इतने पैसे यहाँ इसमें डाल दे, इनके इसमें, मुझे मैं इनसे निकाल लूंगी। और मदर की आवाज थी, तो वो चाहे बोलेगा इस आवाज में, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर लेगा उसमें, और फिर उसको जो है वो रिकॉर्डिंग सुना देगा। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी। किडनैप बच्चा नहीं हुआ और किडनैपर कोई दूसरा है और फिरौती कोई दूसरा मांग रहा है, और आप उसको फिरौती भी दिया है, लेकिन वो बच्चा तो दूसरे के पास था। तो वो चीजें होने लग जाएंगी, तो क्राइम बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या फायदे होंगे, और जब इतने फायदे होंगे और कंपनियां जब इनको हायर करेंगी, इन सॉफ्टवेयर को लेंगी और आउटसोर्स करेंगी ऐसी कंपनियां, तो फिर रियल में एम्प्लॉयमेंट किन लोगों को मिलेगा? तो कहीं एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस तो नहीं आएगी? क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो ढेरों फैक्ट्रियों में रोबोट्स ही काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो फिर आप ये जो फ्लाईओवर और मेट्रो अगर इनमें वर्कर्स नहीं बैठेंगे, फिर बैठेगा कौन? तो ये खाली तो नहीं चलेंगे। इनकी जरूरत ही क्या है जब ऐसी दुनिया आ रही है? तो अभी भी पहले आप थोड़ा सा पर्चा भूल जाते थे तो स्कूटी लेके फिर घर भागते थे ना, और फिर पर्चा लेके आते थे दुकान पे, दवाई का पर्चा, तो 2 राउंड हो जाते थे आपके। तो उसी से तो ट्रैफिक था बहुत सारा। व्हाट्सएप हो जाता है, घर वाले पे किसी को बोलते उसका फोटो खींच के यहाँ भेजो, मैं दुकान पे खड़ा हूं, तो ट्रैफिक तो बहुत सारा कम हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स और चैटबॉट्स और अगर ये इतने चलने लगे तो फिर सड़क पे चलेगा कौन? बहुत सारा मूवमेंट है इसी वजह से। तो वो ड्रोन चल गए और कुरियर आपके छत पे डाल गया, तो कुरियर वाला भी नहीं आएगा, जोमेटो नहीं आएगा, वो तो छत पे से ले लो, फिर ड्रोन आ जाएगा। ड्रोन क्रांति की जो बात हम लोग कर रहे थे, तो ये सारी क्रांतियां हो जाएगी, तो फिर इंसान का क्या रोल रहेगा? और या फिर वही 10 करोड़ लोगों की दुनिया है, 128 करोड़ लोग, हालत खराब रहेगी। 10 करोड़ लोग इन सारी टेक्नोलॉजी को एंजॉय करेंगे। आ गया समझ में? तो कहीं इससे इनइक्वालिटी तो नहीं बढ़ेगी, इनकम इनइक्वालिटी और वो तमाम चीजें। तो मैंने आपको बहुत सारा दृश्य बताने की कोशिश की इसके साथ, ठीक है? तो ऐसा करके एक ऐसे लिखो, जबरदस्त ऐसे होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स होने चाहिए, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल लिखो, अच्छा। और लास्ट में उसके प्रोज कॉन्स लिख करके बैलेंस्ड व्यू एंड करोगे। किससे? बैलेंस्ड व्यू, संतुलित दृष्टिकोण आपका खुद का, ठीक है? चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति।